हेलो रिवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये हमारी मास्टर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने एक और मास्टर वीडियो कवर की थी जिसमें हम यूनिट 9 को पढ़ा था कंप्लीट तरीके से। यूनिट 9 यानी कि ज्योग्राफिकल टेक्निक। आज हम ज्योग्राफिकल थॉट को कवर करने वाले हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि यूनिट 9 भी देखिए GT ज्योग्राफिकल टेक्निक, और यूनिट 8 है आपका ज्योग्राफिकल थॉट, ये भी GT है। ठीक है। जिस प्रकार से हमने ज्योग्राफिकल टेक्निक को कवर किया था एक लेक्चर में, उसी तरीके से हम ज्योग्राफिकल थॉट को कवर करने वाले हैं। लेकिन ज्योग्राफिकल थॉट उतनी बड़ी यूनिट नहीं है जितना कि ज्योग्राफिकल टेक्निक है। ज्योग्राफिकल टेक्निक में तो हमने 6 घंटे की एक मास्टर वीडियो की थी जिसे आपने बहुत अच्छे से देखा और सभी ने प्यार दिया। ठीक। तो ये उतना बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। आप बहुत कम से कम समय में, ज्यादा से ज्यादा हम इसको 2 घंटे में कवर कर लेंगे, 2-2.5 घंटे में। मैक्सिमम हुआ तो 3 घंटा। 2 से ढाई 3 घंटे में आप पूरी ज्योग्राफिकल थॉट को बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कवर कर लेंगे। यहाँ पर आप नंबर ऑफ पेजेस देखिए कितने हैं। सिर्फ 23 हैं। इन 23 पेजेस में ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे। ये वो नोट्स हैं। और ये नोट्स माजिद हुसैन की जो बुक है उस बुक का क्रक्स है। उस बुक में 450 से 500 पेज के बीच में बुक पेजेस हैं। ये उनका क्रक्स है। अगर आप इन 23 पेजेस को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका सवाल नहीं बनेगा। ये मैंने 2019 में अपने ये नोट्स बनाए थे, याद रखिए। लेकिन ये आज भी आपको उतना ही फायदा देंगे जितना कि आपको 2019 में दिए थे मुझे। कारण क्या है इसका? क्या इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं? बिल्कुल सही है। क्योंकि ये ज्योग्राफिकल थॉट है, और थॉट का मतलब है कि आप अपने सब्जेक्ट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, समझ रहे हैं? इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हमें इसमें किसी स्कॉलर की बुक को पढ़ना होता है। उसने कोई अगर स्टेटमेंट दिया है तो स्टेटमेंट पढ़ना होता है। अगर उसने कोई थ्योरी दी है तो थ्योरी पढ़नी होती है ना। जितने स्कॉलर हैं उनका सीक्वेंस पढ़ना होता है। सीक्वेंस दो संदर्भ में, दो सेंस में। एक तो उस ग्रुप ऑफ स्कूल में क्या सीक्वेंस है, और दूसरा उनका स्कूल के अनुसार कौन सा सीक्वेंस है। जैसे पहले ग्रीक है, फिर रोमन है, अरब है, इस प्रकार से। तो दो तरीके का सीक्वेंस। ठीक है। तो ये चीजें हमें मुख्य रूप से याद रखनी होती है। फैक्चुअल बेस्ड सवाल यहाँ से बनते हैं। और जहां कहीं भी किसी भी टीचिंग एग्जाम में ज्योग्राफिकल थॉट से जो फैक्चुअल सवाल आता है, आप उन सभी को कर पाएंगे। ये जो सीरीज है मास्टर सीरीज की, अगर आप, मैं धीरे धीरे करके लेक्चर लेकर के आऊंगा। अभी एक ही लेक्चर अपलोड हुआ था, उसके बाद ये ज्योग्राफिकल थॉट का लेक्चर आपके लिए आ रहा है। आप इसी तरीके से प्यार दिखाते रहेंगे और सभी को जोड़ते रहेंगे, इसको शेयर करेंगे, तो इसी तरीके से आपको और यूनिट्स की भी मास्टर वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करेंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इसे एग्जाम से पहले देख करके जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा। क्योंकि इसमें क्रक्स है जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी का। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले और शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बैचेस के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि ये जो मास्टर वीडियोस हैं और ये शॉर्ट वीडियोस हैं, शॉर्ट का मतलब जैसे 2-3 घंटे 4 घंटे बन रहा है तो ये शॉर्ट है। क्योंकि हमने इनको अपने पेड बैचेस में बहुत डिटेल में कवर किया है। लेकिन ये उसका क्रक्स है, निचोड़ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पेड बैचेस, जो भी हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, दिसंबर 2022 सेशन के लिए हमारे पेड बैचेस शुरू हो गए हैं। इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको अपने एक कल वीडियो बनाया था, इसी वीडियो में, ये जो थंबनेल है इस वीडियो में आपको बताई है। ठीक है। तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। ओके, सारी डिटेल और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से बैच हम शुरू कर रहे हैं, ये भी आपको बताया गया है उसमें। तो आप उसे कहाँ पर जा करके देखेंगे? बहुत सिंपल है, आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल में फिर आपको इधर वीडियोस के सेक्शन में जाना है। वीडियोस के सेक्शन में जाके देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये न्यू ऑनलाइन बैच से रिलेटेड डिटेल्स है। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। रैपिड फायर सीरीज हम चला रहे हैं, देखिए आप। डेली मतलब एक दिन के गैप पर रैपिड फायर सेशन होता है। जैसे कोई भी यूनिट है उसके 1-1.5 घंटे में, 1-1.25 घंटे में हम उसके, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा है सामने, और आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब देते हैं। इस रैपिड फायर सेशन की देखिए आप प्लेलिस्ट यहाँ पर बन चुकी है। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके
आप इस रैपिड फायर सेशन के जो 3 सेशन हुए उनको देखिए, एक एक दिन के गैप पर होती है। आज सैटरडे है तो कल संडे को ये सीरीज होगी। बाकी पेड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको देखनी चाहिए पूरी, मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप इसे पूरा देखिए, ठीक है। और 7983188839 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मेन कंटेंट पर, जो है हमारा ज्योग्राफिकल थॉट का। ज्योग्राफिकल थॉट का एक बार मैं अगर आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें पढ़नी होती जो सिलेबस में दिया है आपको। कुछ चीजें सिलेबस में नहीं लिखी है। ग्रीक स्कॉलर आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। ग्रीक्स के बाद रोमन ज्योग्राफर है। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि और बेहतर दिखाई देगा। ओके, ग्रीक स्कॉलर है। ग्रीक्स के बाद फिर हम रोमन ज्योग्राफर पढ़ेंगे। रोमन के बाद फिर आता है, देखिए बीच में डार्क एज। डार्क एज के बाद आता है अरब ज्योग्राफर। इस बार एग्जाम में थोड़ा उल्टा दे दिया था, लेकिन आपको ये क्रम याद रहना चाहिए। ग्रीक, रोमन, डार्क एज और फिर अरब ज्योग्राफर आते हैं, ठीक है। इसके बाद एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आता है, यानी पुनर्जागरण काल आता है, जिसे रेनेसेंस या एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कह सकते हैं, ठीक। और फिर जर्मन स्कॉलर आते हैं। जर्मन स्कॉलर के बाद हम फ्रेंच स्कॉलर पढ़ेंगे। फ्रेंच स्कॉलर्स के बाद हम ब्रिटिश स्कॉलर पढ़ेंगे। और फिर हम अमेरिकन ज्योग्राफर को आज पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा पोर्शन है चाइनीज और इंडियन ज्योग्राफर का। यहाँ से सवाल नहीं पूछते हैं, और क्या पूछेगा यहाँ से, कुछ एक आध सवाल जो बार बार रिपीट होता है वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे जो आएगा वो ज्योग्राफी में जो न्यू ट्रेडिशन है, कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशन जिन्हें हम बोलते हैं, ड्यूलिज्म, पैराडाइम शिफ्ट और पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, जैसे पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म का नाम आपने सुना होगा, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये जितने भी इज्म है उन सभी को हम कवर करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। इसीलिए इसका नाम क्या है, मास्टर वीडियो। मास्टर वीडियो बन के आप खुद मास्टर बन जाएंगे और सबको बताएंगे एक बार में पूरा यूनिट को कैसे करके रिवाइज करते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ग्रीक ज्योग्राफर, ये सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट में अगर कोई ज्योग्राफर आते हैं तो उनका नाम है ग्रीक स्कॉलर, ठीक है। और ग्रीक स्कॉलर शुरुआती स्कॉलर्स में से माने जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले हैं, ठीक। ये वो स्कॉलर हैं जिन्होंने सबसे पहले नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, नेचर में देख करके अपने लॉ, स्पेक्यूलेशंस, परिकल्पनाओं को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। इसीलिए इन स्कॉलर्स को शुरुआती स्कॉलर माना जाता है, ठीक है। इनकी एक पुस्तक हुआ करती थी जिसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, ये एक यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है। देखिए, यहाँ पर मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ये बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें हैं जो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है। डिटेल्ड बहुत ज्यादा हम क्लास में करते हैं, यहाँ पर आपको क्रक्स दिया जा रहा है, निचोड़, कि ये आपको याद करना है। अब आप कहोगे कि ये याद करने का काम तो बहुत ज्यादा हो गया है, कैसे करके करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा काम है, याद करना पड़ेगा आपको। ज्यादा से ज्यादा 23 पेज है, इनको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैंने आपके लिए आसान बना दिया है। अब फिर भी आपको दिक्कत हो, आप 2-3 काम कीजिए। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुन लीजिए आराम से, सुबह के समय पर, रात में सोते समय सुन लीजिए, ठीक है। ये जो नोट्स आपके पास सामने दिख रहे हैं, इनको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। नो, आप लिख करके याद कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करा करता था। लिख करके याद करना बहुत आसान होता है, जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारी ज्यादा सेंसेस काम करती है ना, इस वजह से, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कही जाती है, रिलीजियस बुक कही जाती है। और ये जो ग्रीक एरा है, इसे गोल्डन एज कहते हैं यूरोप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन का काम हुआ, परिकल्पनाओं के निर्माण का काम हुआ। इनमें जो सबसे पहले स्कॉलर आते हैं, इनका नाम है होमर, ठीक है। होमर। होमर से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ग्रीक स्कॉलर हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने सारा का सारा ज्ञान खुद ही एक्सप्लोर किया, खुद ही जा करके उसको एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारी चीजें वो हैं जो इन्होंने दूसरे स्कॉलर से, इनसे पहले जो थे, बेबीलोनियाई स्कॉलर थे, मिस्र के स्कॉलर थे, उनसे भी कई सारी चीजें, फोनेंशियन वासियों से इन्होंने बहुत सारी चीजें एक्वायर की है और कलेक्ट किया है, खुद भी एक्सप्लोरेशन किया है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो होमर सबसे पहले स्कॉलर आते हैं। होमर असल में ग्रीक के एक पोएट थे, कवि।
जिनकी दो फेमस बुक्स हैं, इलियड और ओडेसी। ये पोइट्रीज हैं। इलियड और ओडेसी किसकी बुक है? तो ये होमर की है। और सीक्वेंस भी जो लिखा है वही सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, ऐसे। इसके बाद आपको बुक के अलावा क्या याद रखना है? होमर ने ट्रोजन वॉर का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। अब देखिए, वॉर कहाँ पर होगी? किसी ना किसी ज्योग्राफिकल एरिया में होगी। इसी वजह से इनको ज्योग्राफी में हम स्टडी कर रहे हैं। होमर चार दिशाओं से अलग अलग जो हवाएं आती हैं, नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से, वेस्ट से, उनको ये नाम देते हैं। नॉर्थ से आने वाले विंड को कहते हैं बोरस, ईस्ट से आने वाली विंड को यूरस यूरस और वेस्ट से जेफाइरस, साउथ से नोटस। इनको आप याद रखिए, आपको ऐसे मैच करने को ये दे देगा और नीचे कोड देगा, दिया होगा। तो ये होमर के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। होमर के बाद सीक्वेंस भी देखो। सीक्वेंस, होमर्स के बाद आ जाएगा थेल्स। थेल्स थेल्स ने ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम दी थी। इसका मतलब क्या है? ये ज्यामिति की थ्योरम जो दी है, इसका मतलब ये है कि ये गणितीय भूगोल से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम दी। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण का इन्होंने प्रोडिक्शन किया अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पर। ठीक है, और इन्होंने जो प्रोडिक्शन किया था कि 28 मई 585 बीसी को सोलर एक्लिप्स होगा, वो हुआ भी। ठीक, तो इनके ये दो काम इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ। किस चीज से भरा हुआ है हमारी जिंदगी? वाटर। ये वाटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, और ऐसा है भी। इसकी बात सही भी है। कारण क्या है कि हमारा 71% हमारी बॉडी में पानी ही है। तो ये क्या है? एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ, वाटर। थेल्स के ही स्टूडेंट होते हैं आगे चल के ग्रीक में अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर सबसे पहली चीज सीक्वेंस में थर्ड नंबर पर है। इसके अलावा ये थेल्स के स्टूडेंट हैं। और थेल्स, अनेक्सिमेंडर, इनको कहा जाता है कि गणितीय भूगोल से संबंधित है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी कारण से इनको मैथमेटिकल ज्योग्राफी का फाउंडर, संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अनेक्सिमेंडर ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे कहते हैं नोमोन। क्या असल में इन्होंने खुद ही बना लिया था? नहीं, इन्होंने, इनका जो इस नोमोन का जो ज्ञान है, इसकी जो नॉलेज है, इन्हें फोनेंशियन वासी जो थे उनसे मिली थी। किनसे? फोनेंशियन वासियों से, सॉरी, बेबीलोनियाई लोगों से। बेबीलोनियाई लोगों से इनको मिली थी। फोनेंशियन नहीं, बेबीलोनियाई। ठीक है, नोमोन क्या है? ये असल में ये एक धूप घड़ी है, जिसे धूप देख करके और समय का पता लगाना। यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, अपोजिट्स का यूनिटी ऑफ अपोजिट नाम की अपनी ये संकल्पना देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक किसी चीज का अपोजिट नहीं होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे रात है तो दिन है। ठीक है, ऊंचा है तो नीचा है, गोरा है तो काला है, अच्छा है तो बुरा है। हर चीज का अपोजिट है, तभी जाकर के वो चीज एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली बार विश्व मानचित्र को, वर्ल्ड मैप को सबसे पहली बार मापनी पर ये रिप्रेजेंट करते हैं। मापनी यानी स्केल। स्केल क्या होता है? फ्लैट पेपर पर या मैप पर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी और एक्चुअल सरफेस में उसकी जो दूरी है, इनके बीच का रेशियो कहलाता है स्केल। तो स्केल पर सबसे पहली बार मैप को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकी खास बातें हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस में आते हैं हेरोडोटस, सॉरी, हिकैटियस। हिकैटियस सबसे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, देखिए, इंपॉर्टेंट बुक। और जहां पर मैं बुक का ईयर याद करने को बोलूं, उनका ईयर याद करना। इनका ईयर याद मत करना, जिनका कहा जाएगा उनका याद करना। जेस्पिरिडोस को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार डिस्क्रिप्शन दिया अर्थ का और व्यवस्थित भूगोल का वर्णन इसमें किया। इसी वजह से फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। पूरे वर्ल्ड को सबसे पहली बार तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। एशिया, लीबिया, लीबिया यानी कि अफ्रीका, और यूरोप में इन्होंने बांटा। अब पृथ्वी को बताया कि पृथ्वी एक तश्तरी के आकार की है, प्लेट के जैसी है, चपटी, और जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी है। ये इस प्रकार का मानते थे अर्थ को। ठीक, इसके बाद आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ये जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है दो। समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विवरण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। ये इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है।
यानी कि ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड एज हिस्टोरिकली एंड हिस्ट्री मस्ट बी स्टडीड एज एज हिस्ट्री को ज्योग्राफी के तरीके से, नजरिए से पढ़ा जाना चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, लेकिन ये दो सब्जेक्ट कुछ ज्यादा इंटर रिलेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट इनका है, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। इजिप्ट यानी मिस्र को ये कहते हैं कि नील नदी की देन है, और नील नदी के मुहाने पर जो एक लैंडफॉर्म बनता है उसको कहते हैं डेल्टा। ग्रीक शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। डेल्टा शब्द भी इन्होंने ही दिया है, ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछा है। किस नदी के लिए इस्तेमाल किया डेल्टा शब्द? नील नदी के लिए। मिस्र उसी डेल्टा पर है, इसीलिए मिस्र इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो प्लेटो हमारे सामने आते हैं, लेकिन प्लेटो इतने ज्यादा ज्योग्राफी में इनको नहीं इनका कोई काम नहीं है, इसलिए आप सीक्वेंस में याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। प्लेटो के स्टूडेंट हैं एरिस्टोटल, या जिनको हम अरस्तु कहते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल या फिर अरस्तु इनको हम कहते हैं। अरस्तु की एक बहुत फेमस बुक है मेटेरोलॉजी का, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसको आप याद रखेंगे। एरिस्टोटल का जो स्टडी का तरीका था वो इंडक्टिव तरीका है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड जो कि पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ हम स्टडी करते हैं। मान लीजिए किसी एक छोटे से एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया को हमने स्टडी किया, उसको पूरे वैश्विक स्तर पर या कंट्री के लेवल पर अप्लाई कर दिया, तो ये इंडक्टिव मेथड कहलाएगा। प्लेटो का डिडक्टिव मेथड था। डिडक्टिव मेथड था यानी कि उल्टा, जर्नल से पर्टिकुलर। ये पहले बड़े लेवल पर उस किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते थे, बाद में उसको एक पर्टिकुलर एरिया पर अप्लाई करते थे। और एरिस्टोटल का उल्टा, इंडक्टिव। एरिस्टोटल के बाद आते हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, स्टडी ऑफ द अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। हमें अर्थ की स्टडी को हमें अर्थ की स्टडी को पृथ्वी के निवास क्षेत्र के सॉरी हमें अर्थ की स्टडी को पृथ्वी के मनुष्य के निवास के रूप में स्टडी करना चाहिए। ये इनका स्टेटमेंट है। भूगणित का संस्थापक इन्हें कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहली बार कौन इस्तेमाल करता है? इरेटोस्थनीज। और ज्योग्राफी इनकी बुक भी है। ज्योग्राफी या कहीं पर आपको ज्योग्राफिया भी लिखा मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, एक चीज है कि अगर ज्योग्राफिया 17 वॉल्यूम लिखा है तो उसका आंसर दूसरा होगा। तो रोमन ज्योग्राफर में एक स्कॉलर आएंगे। कौन है वो रोमन ज्योग्राफर में आपको अगर पता है, अभी कमेंट करके लिखो, वीडियो पॉज करके और लिखो, ठीक है? वरना अभी थोड़ी देर में तो पता लग ही जाएगा। तो ज्योग्राफी या ज्योग्राफी आप बुक भी लिखते हैं, और ज्योग्राफी शब्द का भी सबसे पहली बार ये इस्तेमाल करते हैं, इरेटोस्थनीज। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन के आधार पर अर्थ का सरकमफरेंस यानी कि परिधि सबसे पहले ये कैलकुलेट कर देते हैं, 40,000 किलोमीटर या 25,000 स्टेडिया। पहली बार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से 7 लैटिट्यूड और 7 लॉन्गिट्यूड को ये अर्थ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिपार्कस। हिपार्कस या हिपार्चस। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंट काम है कि ये अर्थ को ये सर्कल को यानी कि वृत्त को, वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो सबसे पहली बार सर्कल को ये 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं। और एक धूप घड़ी है जिसे कहते हैं एस्ट्रोलॉब, ये भी नोमोन की तरह ही एक धूप घड़ी है। तो एस्ट्रोलॉब को ये आप क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉब को ये बनाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉब यंत्र के बारे में जानकारी देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हिपोक्रेट्स आते हैं। हिपोक्रेट्स को बस आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आएंगे पोसिडोनियस। पोसिडोनियस के बारे में याद रखना है कि इनकी इंपॉर्टेंट बुक है ये ओशन। ठीक है, क्या है? ओशन। और इनका जो इंपॉर्टेंट काम है वो फिजिकल ज्योग्राफी में है। किसमें है? फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक, आगे ग्रीक ज्योग्राफर के बारे में लिखा है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि ग्रीक ज्योग्राफर क्या क्या, किस तरीके से उनका मेथड हुआ करता था नॉलेज को एक्वायर करने का। तो उनका मेथड हुआ करता था एक्सप्लोरेशन करना, यानी कि अन्वेषण, मैपिंग करना, और फिर अपने स्पेकुलेशन या परिकल्पना बनाना। इनका कंट्रीब्यूशन मुख्य रूप से किन एरियाज में रहा है ज्योग्राफी के? मैथमेटिकल ज्योग्राफी में, और इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी में इनका योगदान रहा है। देखिए कितने कम समय में हमने पूरी ग्रीक ज्योग्राफर को रिवीजन कर लिया है। ठीक है,
अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं रोमन जोग्राफर। वीडियो को शेयर करना है आपको, इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, और आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस और बेहतर जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी वो मिलेंगी आपको यहाँ पर। तरीका कैसे होता है तैयारी का वो आपको बताया जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें बेहतर तरीके से सीखनी है तो चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रोमन जोग्राफर है। रोमन जोग्राफर का ज्यादा जो काम है वो ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल में है, यानी कि हिस्टोरिकल और रीजनल ज्योग्राफी में है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐतिहासिक भूगोल में इसलिए क्योंकि पहले से इनके कुछ स्कॉलर हैं जो कुछ काम कर चुके हैं, तो उनकी स्टडी जब ये करेंगे तो वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहलाएगा। अपने आसपास को देख करके और उसकी स्टडी करते थे, परिकल्पनाएं देते थे, तो रीजनल ज्योग्राफी। इनमें सबसे पहले हैं स्ट्रैबो। ठीक है, स्ट्रैबो की सबसे फेमस बुक है ज्योग्राफिका या ज्योग्राफिया, जो मैंने अभी राइटोसनीज में कहा था। तो जब ज्योग्राफी का 17 वॉल्यूम बोले तो आपको बताना है स्ट्रैबो। सिर्फ ज्योग्राफी का या ज्योग्राफिया लिखा है तो बताना है एराटोस्थिनीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल ट्रीटीज इनके द्वारा दिया गया है। ज्योग्राफिकल ट्रीटीज मतलब हर एक फिनोमिना, मतलब जो कई सारे फिनोमेना अर्थ पर घटित होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हम्बोल्ट, रिटर, स्ट्रैबो, इनके स्टेटमेंट अलग अलग हैं, मतलब सबका एक है कि हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आपने ज्योग्राफिकल ट्रीटीज या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ नेचर, ये सब एक ही चीजें हैं। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। रीजनल ज्योग्राफी की स्टडी में इनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान है। ये कहते हैं कि अगर हमें प्रदेशों की सीमा का निर्धारण करना है, यानी कि जो रीजन है उनका बाउंड्री डिमार्केट करनी है, तो हमें प्रकृति के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे करना चाहिए। कोरोलॉजी की स्टडी यहाँ से शुरुआत होती है। कोरोलॉजी से ये जुड़े हुए हैं, क्षेत्र वर्णन यानी कि। और ये जो इनके 17 वॉल्यूम में बुक है, इसके पहले के जो 2 वॉल्यूम्स हैं, इसमें ये पृथ्वी को एक ही यूनिट के रूप में कवर करते हैं। फिर इसके बाद अगले जो 8 वॉल्यूम्स हैं उसमें इटली, यूनान और यूरोप, इटली, ग्रीक, यूरोप का स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो 6 वॉल्यूम से आगे के उसमें एशिया, और लास्ट में अफ्रीका का स्टडी डिस्क्रिप्शन ये देते हैं। 2, 8, 10, 10 और 6, 16, 16 और ये एक हो गया 17। ठीक, ओके। आगे स्ट्रैबो के बारे में ये थोड़ा सा आगे नीचे और लिखा हुआ है। स्ट्रैबो की जो ये बुक है ज्योग्राफिया, इसके बारे में हेटनर, एल्फ्रेड हेटनर, कोरोलॉजिकल साइंस से जो जुड़े हैं, अल्फ्रेड हेटनर की अपनी समीक्षा है। ये कहते हैं कि ये जो बुक है ज्योग्राफिया, ये इनके खुद के एक्सप्लोरेशन पे आधारित नहीं है, बल्कि ये इरेटोस्थनीज और जो बाकी ग्रीक स्कॉलर हैं उनके जो काम है उनका ही ये कलेक्शन है, संकलन है बस। ना कि खुद से इन्होंने भ्रमण किया है और सर्वेक्षण किया है, उस पर आधारित नहीं है। ये कलेक्शन है इरेटोस्थनीज और बाकी स्कॉलर्स का। ठीक है, और स्ट्रैबो और इरेटोस्थनीज की बुक का अंतर क्या है? अंतर यह है कि इरेटोस्थनीज ने अपनी ज्योग्राफिया में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, संक्षिप्त विवरण दिया है, और स्ट्रैबो ने उसको एक्सप्लेन किया है थोड़ा ज्यादा। ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। आगे टॉलमी आते हैं। टॉलमी से आपसे पूछा जाएगा इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स। तो इंपॉर्टेंट बुक्स है इनकी अल्मागस्ट और गाइड टू ज्योग्राफी। कौन कौन सी? अल्मागस्ट है और गाइड टू ज्योग्राफी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉलमी जो है, आपको ध्यान रखना है, टॉलमी मुख्य रूप से ये एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, क्या है? एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमी पर ये बेस्ड है अल्मागस्ट और गाइड टू ज्योग्राफी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मेनली ये खगोलविद थे, खगोलविद। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक, अल्मागस्ट में आगे चलकर एक अरब स्कॉलर हैं जो करेक्शन करेंगे, वो भी अभी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। उनका नाम भी अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एक गाइड टू ज्योग्राफी बुक आपके सामने दिख रही है, इसे ज्योग्राफिक साइंटेक्सिस भी कहते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा टॉलमी की कुछ और स्पेस पर जो बुक्स लिखी गई हैं, एस्ट्रोनॉमी पर लिखी गई बुक हैं, जैसे हाइपोथेसिस ऑन प्लेनेट, एनालिमा, ये भी इन्हीं की बुक्स हैं टॉलमी की। ये भी आपको याद रखना है।
आगे चल के प्लिनी है, प्लिनी के बारे में एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है, हिस्टोरिया नेचुरलिस, ये इनकी बुक है। सोलिनास कलेक्टिव रेरम मेमोरेबिलियम, ये याद रखिए। पोम्पियस मेला तो टी इन ओ मैप के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार का एक मैप था ना, अभी बताएंगे आपको, जेरूसलम यहाँ पर बताया गया। ठीक है, चलिए, ये है। और टॉलमी के बारे में थोड़ा सा नीचे और डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि पहली बार अक्षांश और देशांतरों के आधार पर विश्व मानचित्र बनाया। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को विश्व मानचित्र पर इन्होंने प्रदर्शित किया। ये दो फैक्ट और याद रख लीजिएगा। अब जब टॉलमी की देखिए डेथ हो जाती है, तो टॉलमी की डेथ के बाद एक काफी लंबा टाइम पीरियड आता है जिसे कहते हैं डार्क एज। और ये डार्क एज पूरी वर्ल्ड में नहीं, यूरोप में है। टॉलमी की डेथ के बाद लगभग थर्ड से 14th सेंचुरी के बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक स्टडी नहीं हो पाती है। तो जितने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट थे, साइंटिफिक वैल्यूज थी, जो भी नॉलेज थी जो एक्वायर की गई थी प्रीवियस स्कॉलर्स के द्वारा, वो सभी डिक्लाइन होने लग जाती हैं। ये सब होता है ज्यादा टॉलमी की डेथ के बाद। और सारी चीजों में चर्च और ईसाईयत धर्म का बोलबाला होने लगता है यूरोप में। मैं बार बार बोल रहा हूँ यूरोप में, इसका मतलब ये नहीं पूरे विश्व में डार्क एज आएगा, क्योंकि उसी समय पर 7th से 13th सेंचुरी के आसपास तक अरब स्कॉलर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो ग्रो कर रहे थे, वो डेवलप कर रहे थे साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर करने में, यहाँ जबकि डार्क एज चल रहा था। ठीक है, तो ये डार्क एज है। डार्क एज का मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। डार्क एज का मतलब है कि ये साइंटिफिक नॉलेज को खो चुके थे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आते हैं अरब स्कॉलर। ठीक है, अरब स्कॉलर में सबसे पहले आएंगे अल बाल्की। अल बाल्की ये वो स्कॉलर है जिन्होंने सबसे पहली क्लाइमेटिक एटलस बनाई थी। क्लाइमेटिक एटलस बनाने का जो श्रेय है वो अल बाल्की को ही जाता है। सीक्वेंस भी याद रखेंगे इसको देख करके जो आपको बताया जा रहा है। किताब अल अशकल इसका नाम है। ये क्या है? ये क्लाइमेटिक एटलस, ऐसे पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं इब्न हाकल। इब्न हाकल की बुक है बहुत फेमस, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम्स। बहुत फेमस बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट आते हैं अल मसूदी। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है आपके सामने लिखे हैं। इन्होंने सबसे पहली चीज वेदर कंडीशन पे काम किया है। महासागर, ओशन की सैलिनिटी और उसके कलर में एक रिलेशन होता है, इसको एक्सप्लेन किया है। ये वो स्कॉलर है अल मसूदी जिन्हें अरब का हेरोडोटस कहते हैं, हेरोडोटस ऑफ अरब वर्ल्ड। ठीक है, पूरे विश्व को मॉनसून के आधार पर ये 14 रीजन में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर? मॉनसून। और जो मॉनसून शब्द है ये भी आप जानते हैं, मौसम से निकला जो अरब भाषा का शब्द होता है। और जो अरब ये मौसम मानसून है उसके बारे में अरब लोग ही डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि ये इन्होंने क्या है ना, समुद्र की बहुत ज्यादा यात्राएं करी, ये व्यापारी थे, नए नए समुद्री मार्गों की खोज करी। मानचित्र कला में इनका बहुत ज्यादा, कार्टोग्राफी में इनका योगदान है। तो इस वजह से मानसून के बारे में भी डिस्क्रिप्शन देते हैं, मौसम शब्द ये देते हैं। मानसून क्या होता है? जो 6 6 महीने में जिसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है हवाओं का और बारिश होती है उन हवाओं से, मानसून कहलाता है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देखिए, गोल्डन मियाडोज, बोलिए मेरे साथ साथ, गोल्डन मियाडोज, किताब अल औसात, किताब अखबार अल जमा, किताब अल तनभवल इशरफ, मेहराज अल दुहाब, सोन की चरागाह। किसी भी चीज को याद करना है अपने दिमाग में राइमिंग बिठाओ। अगर राइमिंग दिमाग में बैठे रहेगी तो अगर कहीं पे ब्रेक होगा आपको क्लिक हो जाएगा कि नहीं कुछ बीच में से मिस हो रहा है। और ऐसे ही याद करोगे तो फिर मुश्किल होगा। गोल्डन मियाडोज, किताब अल औसात, किताब अखबार अल जमा, किताब अल तनभव अल इशरफ, मेहराज अल दुहाब, चौन की चरागाह। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, और भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अल बिरूनी। अल बिरूनी बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि 11वीं सदी को अल बिरूनी युग कहते हैं। इतने इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया है। अल बिरूनी 11वीं सदी को अल बिरूनी का युग कहा जाता है। ठीक है, ओके। और ये वो स्कॉलर हैं जिन्होंने पतंजलि का अरबी भाषा में अनुवाद किया।
जैसे टॉलमी की अल्मागस्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है ना, तो सॉरी, पतंजलि की जो बुक है पतंजलि, उसका अरबी में ट्रांसलेशन करते हैं। अल मसूदी बुक है, टॉलमी की अल्मागस से जैसे रिलेटेड है जो, ठीक है, मतलब अल्मागस के जैसी है अल मसूदी ये बुक। अरब स्कॉलर के बारे में एक खास बात यह है कि ये बाकी विश्व में जो भी नॉलेज हुआ करती थी उसको, ये अरब की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, ठीक है, जिसका नाम है बगदाद में लाइब्रेरी हुआ करती थी, बगदाद में, जेरूसलम में, कायरो में, और इसके अलावा फारस में, ठीक है, दमिश्क में, टर्की में। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज थी, इनके नॉलेज सेंटर्स थे। तो अलग अलग विश्व से, ये चाइना चाइना से भी, इंडिया से भी, यूरोमन से, अरब से, ये अलग अलग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को लेकर के और उनको ट्रांसलेट करते थे अरबी भाषा में। तो पतंजलि का भी ऐसे ही है, अल बिरूनी ट्रांसलेशन करते हैं, किताब अल हिंद लिखते हैं। अल मसूदी, ध्यान रखना, अल मसूदी ने अपने नाम की बुक नहीं लिखी है, अल मसूदी अल बिरूनी की है। और ये टॉलमी की जैसे अलमगस बुक है ना, वैसे ही ये अल मसूदी है, एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है, एस्ट्रोनॉमी पर। रिसलाह, तारिकल तारिकत तारिकुल हिंद, राशिकत अल हिंद, अल कुनान, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इब्न सिना। क्या है इब्न सिना? इब्न सिना के बारे में बस आपको इतनी चीज याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं, कि ये अरब ज्योग्राफी का फादर इनको कहा जाता है। इब्न सिना को अरब ज्योग्राफी का फादर कहते हैं। अल इदरिसी, इनकी बहुत फेमस बुक है, देखो नाम भी बड़ा है और बुक का नाम भी बड़ा है। अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो बुक है इनकी, ये टॉलमी की बुक का अरबी में ट्रांसलेशन ये करते हैं, सॉरी, एक तो ये बुक है, दूसरी है टॉलमी की जो बुक है अल्मागस्ट, उसका अरबी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये दो काम याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता में देखो दो टी है, एक टी ये है, एक टी ये है। टी फॉर ये ट्रेवलर थे, और दूसरे टी का मतलब है तुगलक ने इनको इनवाइट किया था एज अ काजी ऑफ दिल्ली। तो ट्रेवलर और तुगलक इनवाइटेड हिम एज अ काजी ऑफ दिल्ली। दूसरी इनकी बुक है रिहलहा, ध्यान से पढ़ना, रिहलहा है, रिसलहा नहीं है। यहाँ रिसलहा है और नीचे ये देखिए आप, तो रिहलहा है। क्या लिखा गया है रिहलहा में? इस्लामिक जो देश है उनकी मिट्टी, उनकी इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। और ये इतना घूमते थे कि इनको अरब जगत का मार्को पोलो कहते हैं। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में मार्को पोलो का नाम है, तो इनको अरब जगत का मार्को पोलो कहते हैं। इब्न खालदून की मुकदमा बुक है, काफी फेमस, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो नाम आपके सामने आता है हारून हारून अल रशीद। ये वो है जिन्होंने बैतुल हिकमा लाइब्रेरी थी बगदाद में, इसको इस्टेब्लिश किया। अल बिरूनी, ये पहले ही बता चुका हूँ, बंगाल की खाड़ी, मानसून का विवरण दिया। मुल्क एवं रास्ते, इब्न खुर्दाद बेद की लिखी गई पुस्तक है। हिंद के करिश्मे, रहमूर मुजी की लिखी गई है। जकाउत है, इसी प्रकार से अल बिरूनी के भारत का भौगोलिक विवरण इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इतने कम समय में देखिए हम तीन तीन स्कॉलर्स को, तीन स्कूल ऑफ थॉट को रिवाइज कर चुके हैं। अब आते हैं जर्मन जोग्राफर। जर्मन जोग्राफर, ये यहाँ से क्लासिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, मॉडर्न ज्योग्राफी यहाँ से शुरुआत होगी, ये इसकी खास बात है, ठीक है। तो जर्मन ज्योग्राफी को, जर्मन जितने भी ज्योग्राफर हैं, इन्हें हम एक बार में नहीं बल्कि इन्हें हम तीन ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से? जर्मन ज्योग्राफर में कुछ भाग कहलाता है प्री क्लासिकल पीरियड, और कुछ स्कॉलर कहलाते हैं, जिसमें हम्बोल्ट और रेटर आएंगे, क्लासिकल पीरियड के ज्योग्राफर। और रेटर के बाद जो स्कॉलर आते हैं उनको कहते हैं पोस्ट क्लासिकल पीरियड। तो प्री क्लासिकल, क्लासिकल और पोस्ट क्लासिकल, ठीक है। प्री क्लासिकल में कौन कौन से हैं ये आपके सामने नाम लिखे हैं, तो इस पेज पर जितने भी है ना, ये सब प्री क्लासिकल ज्योग्राफर के स्कॉलर हैं। फिर जर्मन ज्योग्राफी के ये आ जाएंगे आपके यहाँ से भी, और अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है।
ये क्लासिकल पीरियड के हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी में आ गए क्लासिकल पीरियड के ज्योग्राफर। रिटर के बाद फिर पोस्ट क्लासिकल पीरियड आ जाएगा। ओके, तो ये क्लासिकल पीरियड के ज्योग्राफर हैं, जिसमें सबसे पहले पीटर ऑस्पियन। पीटर ऑस्पियन पीटर ऑस्पियन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि ये कार्टोग्राफर है, और इन्होंने हार्ट शेप मैप को बनाया था। हार्ट के जैसा दिखने वाला, हार्ट की शेप का एक मैप इन्होंने बनाया। ठीक है, इसके बाद मुंस्टर है। मुंस्टर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बुक लिखी है कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस। अब यहाँ पर देखो इसका ईयर लिखा हुआ है। जहां ईयर लिखा है इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1544 में। ओके, आगे देखिए, तो आगे लिखा है क्लूवेरियस। क्लूवेरियस ये सबसे पहला ज्योग्राफर है जिसने यूनिवर्सल ज्योग्राफी के बारे में बात करी, कि हमें ज्योग्राफी को इंटीग्रेटेड रूप से स्टडी करना चाहिए, अलग अलग डिवाइड करके नहीं। गिराडस मर्केटर हैं जिन्होंने मैप प्रोजेक्शन पे काम किया है, मैप मेकर थे, और इनके प्रोजेक्शन को कहते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन, जो कि नाविकों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम कार्टोग्राफी में पढ़ चुके हैं। बर्नहार्ड बरेनियस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक भी ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट नाम की एक बुक लिखते हैं। कब लिखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, 1650 में ये बुक लिखते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इन्होंने ज्योग्राफी में डाइकोटॉमी की नींव या ड्यूलिज्म की नींव डाली थी। ड्यूलिज्म की शुरुआत यहीं से होती है कि ज्योग्राफी को दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जर्नल या यूनिवर्सल ज्योग्राफी में डिवाइड करते हैं, दूसरा स्पेशल या कोरोग्राफिकल यूनिट में। ठीक है, जिसे आगे चलकर जर्मन के स्कॉलर्स ने सिस्टमैटिक ऑल ज्योग्राफी में डिवाइड कर दिया। तो द्विभागीकरण की नींव यहीं से शुरुआत होती है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए थे, इनकी डेथ हो गई थी, तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पे इन्होंने जितना काम किया था, इसलिए इनको सिस्टमैटिक भूगोल का जनक भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के बारे में देखिए कि फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म कहे जाते हैं। एक्सेप्शनलिज्म यानी कि अपवादात्मकता के पिता कहे जाते हैं। ये कहते हैं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये यूनिक सब्जेक्ट हैं। क्यों, इनकी कुछ खास बातें हैं, तो ये यूनिक सब्जेक्ट है, इसलिए इनको अपवादी सब्जेक्ट के रूप में ये डिफाइन करते हैं। आगे चलकर इसमें कुछ और स्कॉलर भी होंगे, शेफर उसका क्रिटिसिज्म करते हैं अपने मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिसर्च पेपर में। ठीक है, रिचर्ड हार्टसॉन इनसे प्रभावित होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ बुक्स हैं इनकी इंपॉर्टेंट, जैसे जर्नल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवंस 1755 में, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781, क्रिटिक ऑफ प्योर जजमेंट 1790, एंथ्रोपोजोग्राफी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू 1798 में लिखते हैं। ठीक है, इनके कुछ कोटेशंस है यहाँ पर देखिए, जैसे ज्योग्राफी इज द सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये इनका स्टेटमेंट है। फिलोसफिकल फाउंडर इनको कहा जाता है ज्योग्राफी का। भूगोल का दार्शनिक भूगोल का जो दार्शनिक फाउंडर है वो कौन है, इमैनुअल कांट ही है। कोरोग्राफिक शब्द का ये इस्तेमाल करते हैं। ज्योग्राफी एक क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, ठीक है, यानी कि एक रीजन का डिस्क्रिप्शन देने वाला विज्ञान है, जिसे ये कोरोग्राफिक कहते हैं, याद रखना। जिसे भूगोल में अल्फ्रेड हेटनर कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में बदल देते हैं। गैसियस हाइपोथेसिस है इनकी, 1755 में ये अपने हाइपोथेसिस देते हैं। क्या नाम है उसका, गैसियस हाइपोथेसिस, वायु राशि परिकल्पना। इनका स्टेटमेंट है, भूगोल सभी समय में रहा है और वह इतिहास का आधार है। भूगोल तो हमेशा से था और वो हिस्ट्री का बेस है। तुम मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें विश्व का निर्माण करके दिखा दूंगा। ये इनके स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए, मॉडर्न ज्योग्राफी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। कांट के बाद से हमबोल्ट शुरू हो जाते हैं। ये मॉडर्न ज्योग्राफी है, और ये क्लासिकल पीरियड कहलाता है जर्मन ज्योग्राफी में। तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट हैं, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक में से एक है एशिया सेंट्रल 1943। कॉस्मोस, कॉस्मोस का पूरा नाम क्या है, याद होना चाहिए आपको,
स्केच ऑफ ए फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसके कई सारे वॉल्यूम्स थे, 1845 से 62 के बीच में लिखे गए। और इनकी जो कॉस्मोस बुक है वो लैटिन अमेरिका पर बेस्ड है। ठीक है। परमाफ्रॉस्ट शब्द का देखिए ये इस्तेमाल करते हैं। 2019 में मैंने ये नोट्स बनाए थे, इस बार एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। परमाफ्रॉस्ट शब्द किसने दिया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। पेरू की जो ठंडी करंट है, कोल्ड करंट, उसको ये एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इनका बहुत सारे घूमे हैं, एक्सप्लोरेशन इन्होंने बहुत किया है। ठीक है, एक्सप्लोर करते थे, घूमते थे, इधर उधर जाते थे और अपने कॉन्सेप्ट देते थे। तो पेरू की साउथ में जाकर के, पेरू में जो उसके आसपास कोल्ड करंट चलती है, ठीक है, तो उसको ये एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो इसीलिए इनके ऑनर में इस पेरू की ठंडी करंट को हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लाइमेटोलॉजी शब्द का ये सबसे पहली बार इस्तेमाल करते हैं। और कॉस्मोग्राफी शब्द को ये गढ़ते हैं। कॉस्मोग्राफी यानी कि सृष्टि वर्णन, ये शब्द देते हैं। ये कहते हैं कि कॉस्मोग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और करते हैं। पहला यूरेनोग्राफी, खगोल विज्ञान, और दूसरा ज्योग्राफी। ठीक है, ये यूरेनोग्राफी को कहते हैं कि वो एस्ट्रोनॉमी, जो हमारी सोलर सिस्टम है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड स्टडी जो है, इसको कहते हैं खगोल विज्ञान, यूरेनोग्राफी। और ज्योग्राफी ये क्या है? ये हमारे अर्थ सरफेस का डिस्क्रिप्शन है। इनका स्टडी का मेथड है इंडक्टिव। इंडक्टिव डिडक्टिव मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो इंडक्टिव मेथड है इनका, अनुगमनात्मक जिसको कहते हैं। सबसे पहली बार मैप पर आइसोथर्म को ये रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोथर्म क्या होती है? सी लेवल पर जो समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं, समताप रेखाएं। कॉन्सेप्ट ऑफ जुजांग महांग कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जुजांग महांग क्या होता है? किसी क्षेत्र में जीव और निर्जीव, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का आपस में इंटर रिलेशन होता है, इसे ही जुजांग महांग कहते हैं। इनका नेचर क्या है? ही बिलीव इन नेचर। ये प्रकृति में इस तरीके से बिलीव करते हैं कि प्रकृति को कहते हैं एज अ ऑर्गेनिक होल, जैविक समग्रता, जहां पर हर एक जीव जंतु एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। 7 एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये अपना देते हैं, जिसमें ये एक कॉन्सेप्ट ये भी है। और फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फाउंडर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। ठीक है। एंडीज पर्वत पर गए, चिम्बोराजियो की चढ़ाई करी। ऊंचाई के साथ फिर एयर प्रेशर में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही ना, जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। इस रिलेशन को ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जुआंग महांग मैंने बताई दिया आपको थोड़ी देर पहले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल लेटर आएंगे, ये भी साथ ही साथ इनके हम्बोल्ट के फाउंडर कहे जाते हैं, मॉडर्न ज्योग्राफी के। फादर नहीं, फाउंडर। अर्ड कुंडे इनकी एक बुक है बहुत फेमस, अफ्रीका और एशिया का वर्णन इसमें किया गया है। यूरोप इनकी बुक है। यूरोप का पूरा नाम क्या है इनकी बुक का? ए ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल पेंटिंग। इनकी पहली बुक थी, 1804 में लिखी गई। ठीक है। ये टेलीलॉजिस्ट स्कॉलर है। जहां आप हम्बोल्ट को देखेंगे वो एक्सप्लोरर है, ये टेलीलॉजिस्ट है। आर्म चेयर ज्योग्राफर इनको कहा जाता है। कई जगह आपको कांट का लिखा मिलेगा, कांट को लेकिन किसी स्पेसिफिक स्कॉलर ने कहा है। इन जनरल बात की जाए तो वो कौन है? कार्ल रिटर है। कार्ल रिटर को आर्म चेयर जोग्राफर कहते हैं, आराम कुर्सी पर बैठने वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ठीक है। डिडक्टिव मेथड है इनका, जो अभी मैंने बताया था। इंपेरिकल मेथड, इंपेरिकल भी है लेकिन आर्म चेयर जोग्राफर ज्यादा है। रीजनल ज्योग्राफी का फाउंडर इनको कहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इनका स्टेटमेंट है, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब चीज एक है, बस स्टेटमेंट अलग है। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी या फाउंडर। रिटर की एजुकेशन मुख्य रूप से शुरुआत में हिस्ट्री और फिलोसफी में हुई थी, लेकिन जब ये हम्बोल्ट से मिलते हैं तो इनका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में भी जाग जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में याद रखने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अब जो स्कॉलर है यहाँ से, वो पोस्ट क्लासिकल पीरियड के ज्योग्राफर हैं। पोस्ट क्लासिकल पीरियड। ठीक है, ओके। तो पोस्ट क्लासिकल पीरियड ज्योग्राफर में सबसे पहला नाम है ऑस्कर पेस्टल का। किसका? ऑस्कर पेस्टल का। ऑस्कर पेस्टल की ये एक पत्रिका है जिसका नाम है दास असलैंड। क्या नाम है इसका? दास असलैंड।
और सबसे पहले प्रोफेसर कहे जाते हैं जर्मन ज्योग्राफी के, ये जर्मनी में, ठीक, दाससलैंड। इसके बाद नाम आता है फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन का। फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन, ये फिर ये जियोमॉर्फोलॉजी में इन्होंने काफी काम किया है। किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी में। अब क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में एक काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं जर्मनी में, तो इस वजह से इनको डेविस ऑफ जर्मनी कहते हैं। ठीक है। रिया और फ्योर्ड तट में क्या डिफरेंस है, ये इसको एक्सप्लेन करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ चाइना नाम के बुक हैं, जियोमॉर्फोलॉजी नाम के बुक लिखते हैं, और कंपैरेटिव ज्योग्राफी को एस्टेब्लिशमेंट ये करते हैं। ज्योग्राफी को जर्नल और रीजनल ज्योग्राफी में डिवाइड करते हैं। चाइना के कोल फील्ड मैप, कोल्ड नहीं कोल, यानी कि कोयले के जो कहाँ कहाँ पर कोयला पाया जा सकता है चाइना में, उसको ये स्टडी करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन। फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहे जाते हैं। क्यों? ह्यूमन ज्योग्राफी पर एंथ्रोपो ज्योग्राफी नाम की बुक लिखी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पॉलिटिक्स नाम ज्योग्राफी नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें ये राज्य की तुलना जीव से करते हैं। किससे? एक ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। और ये कहाँ से इंस्पिरेशन इनको मिलती है? चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से इनको इंस्पिरेशन मिलती है ये कंपैरिजन करने की। कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंगसरम है इनका, लिविंगसरम, जिसमें ये स्टेट को कहते हैं स्टेट एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में डेवलप होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करता है, किसके अकॉर्डिंग? डार्विन के। तो वैसे स्टेट को भी कंपेयर करते हैं। स्टेट भी अपना एग्जिस्टेंट बनाए रखने के लिए वो क्या करता है? सर्वाइव द फिटेस्ट होता है, और वो अपने आसपास के और स्टेट से क्या करते हैं? उनके बीच में एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए अपने आप को स्टेबल करता है, अपने आप को बरकरार बनाए रखता है और डेवलप करता है अपनी बाउंड्री के अंदर, विद इन बाउंड्री, आउटसाइड नहीं, विद इन बाउंड्री। ठीक है। तो इसलिए स्टेट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिडक्टिव मेथड इनका है। सोशल डार्विनिज्म नाम का कॉन्सेप्ट है, असल में जो दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, सोशल डार्विनिज्म, लेकिन इसको डेवलपमेंट में इनका ज्यादा योगदान है। ठीक है। और इस पर ये बात करते हैं कौन? फर्डिनेंड, ये फ्रेडरिक रेडचेल। ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जर्मन ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, और फ्रेडरिक रेडजेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। कौन सा? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसे हम निश्चयवाद भी कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इक्विमीन, नॉन इक्विमीन शब्द ये देते हैं, ऐसी जगहों को बताते हैं। कौन सी? इक्विमीन माने जो वासी योग हैं, जहां पर रह सकते हैं। नॉन इक्विमीन जो नॉन हैबिटेबल है। न्यू डिटर्मिन, न्यू, नियो नहीं, NEO नहीं, न्यू, नया, न्यू डिटर्मिनिज्म का संस्थापक भी इनको कहा जाता है। ठीक, ओके। आगे देखिए, अल्फ्रेड हेटनर हैं। मेनली इन्होंने प्रादेशिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, इस तरीके में काम किया है। इडियोग्राफिक स्टडी को मानते हैं कि ये यही विज्ञान है। ठीक है। इडियोग्राफिक स्टडी को ये विज्ञान मानते हैं। अभी इडियोग्राफिक क्या है, ये नोमोथेटिक क्या है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ यूरोप नाम की बुक लिखते हैं, और ये सिस्टमैटिक और जर्नल ज्योग्राफी को स्टडी करके पढ़ा जाना चाहिए ज्योग्राफी को, इसको रिजेक्ट करते हैं। और थ्योरी ऑफ यूनिसेक्स देते हैं कि हमें यूनिक तरीके से ज्योग्राफी को स्टडी करना है। अल्फ्रेड हेटनर ही वो स्कॉलर है जिन्होंने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में प्रतिपादित किया है कि ज्योग्राफी, कोरोलॉजिकल साइंस क्या है? क्षेत्र का वर्णन करने वाला विज्ञान। तो कांट कोरोग्राफी कहेंगे, अल्फ्रेड हेटनर इसे कोरोलॉजिकल साइंस कहेंगे, या कहीं पर कोरोलॉजिक भी लिखा हो सकता है, डोंट वरी। इसके बाद जेलेन भी यहीं से रिलेटेड है, जर्मन से, जियोपॉलिटिक्स याद रखिएगा। ठीक, ओके। एक सेकंड पानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बताइए कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है सारी चीजें? कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और किस यूनिट की आप मास्टर वीडियो और चाहते हैं, आप मुझे बताइएगा। पहले कौन से चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन करके, कमेंट में करके बताइए। ठीक है। पानी पी के फिर हम शुरू करते हैं। ओके, तो अब आते हैं अल्बर्ट पिंक। अल्बर्ट पिंक भी पोस्ट क्लासिकल पीरियड के ज्योग्राफर हैं, और सबसे पहले प्रोफेसर हैं जर्मनी में जिन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया।
ज्योग्राफी नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी। इनकी बुक है देखिए, आल्प्स इन द आइस एज 1910 में, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजियोग्राफी 1905, और यूरोप में पेंक, कौन से पेंक, अल्बर्ट पेंक, वाल्टर नहीं, वाल्टर पेंक, वाल्टर पेंक अल्बर्ट पेंक के बेटे हैं, सन है, मतलब ये फादर हैं, ये सन है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म, पेंक और ब्रुकनर, पेंक, पेंक और ब्रुकनर मिलकर यूरोप में 4 बड़े आइस एज आए थे प्लीस्टोसीन काल में, इनको बताते हैं, इनका नामकरण करते हैं। सीक्वेंस में याद रखना है, गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म। ठीक है, इनके बीच में एक इंटरग्लेशियल पीरियड भी है, उसे भी आप याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में नेब्रास्कन, कंसन, इलिनोइन और विस्कन्सन, ये 4 बड़े आइस एज हैं नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पर है रिया, गुंज, मिंडल, रिस, वुर्म। ठीक है, कौन से काल में, प्लीस्टोसीन काल में। आगे बढ़ते हैं, वाल्टर पेंक है, ये वाल्टर पेंक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। डेविस के अगेंस्ट अपना ये एक मॉडल देते हैं कि लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। डेविस के अगेंस्ट मॉडल देंगे, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, या फिर इसको एनालिसिस भी कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस 1924 में। ठीक है, इनका मेनली जो वर्क है जियोमॉर्फोलॉजी में है, और मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम एनालिसिस डेविस के अगेंस्ट देते हैं। और इनके इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट कहा जाता है, समय रहित, क्योंकि ये कहते हैं कि इरोजन और अपलिफ्टमेंट एक साथ होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, तो ये जर्मन ज्योग्राफी के स्कॉलर्स हैं, जितने भी स्कॉलर हैं ये सब कहाँ से रिलेटेड हैं, जर्मनी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और स्कॉलर हैं जिनको हम अलग एरिया में पढ़ते हैं, लेकिन वो है जर्मनी से, लेकिन उनको यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो अलग अलग यूनिट में आते हैं उनको वहां पर डिटेल में देखा जाता है। बस मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब जर्मनी से ही है, वॉन थुनेन, वेबर, क्रिस्टॉलर, कोपेन, हाउसहोफर। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से कौन कौन स्कॉलर रिलेटेड है, पॉसिबिलिज्म से कौन कौन रिलेटेड है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, ऐसे भी सवाल आ सकता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिटर्मिनिज्म से कौन कौन संबंधित है या कौन सा नहीं है, या पॉजिटिविज्म से कौन है या नहीं है, फिर नियो डिटर्मिनिज्म में सब पढ़ेंगे आज, डोंट वरी। अब आगे आएंगे फ्रेंच जोग्राफर। ठीक है, फ्रेंच जोग्राफर, फ्रेंच जोग्राफर में सबसे पहले आ जाएंगे फिलिप बुआश। फिलिप बुआश, ये सबसे पहले फ्रेंच स्कॉलर हैं, बस इतना याद रखिए। एलिसी रेकलस, फ्रेंच स्कॉलर में, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ला टेरे, लाटे, लाटे नहीं, ला टेरे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है फिजिकल जियोग्राफी, 1866 और 67 में लिखी गई। इनको रिटर ऑफ फ्रांस कहते हैं, कारण है कि ये रिटर के शिष्य हैं। ठीक है, रिटर के स्टूडेंट हैं, और इसी वजह से इनका भी विश्वास टेलोलॉजिस्ट में है। रिटर कांट से प्रभावित होते हैं टेलोलॉजिस्ट में, और टेलोलॉजिस्ट उनकी अप्रोच है। ऐसे ही रेकलेस की भी टेलोलॉजिस्ट अप्रोच है। टेलोलॉजिस्ट अप्रोच क्या होता है, स्वदेशवादी या उद्देश्यवादी, जिसमें अगर किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें भगवान का कृत्य माना जाता है, गॉड। ठीक है, तो ये भी टेलोलॉजिस्ट है। फ्रेडरिक लेप्ले आते हैं फिर, मेनली ये सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हैं फ्रेडरिक, फ्रेडरिक लेप्ले के बाद ये आपके ब्लाश, विडाल डिला ब्लाश। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे फ्रेडरिक लेप्ले के बारे में, प्लेस, वर्क एंड फोक, प्लेस, वर्क एंड फोक का कॉन्सेप्ट ये देते हैं। ब्लाश, विडाल डिला ब्लाश, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये कहे जाते हैं, नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी इन फ्रांस। फ्रांस में ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के फादर ये कहे जाते हैं। ठीक, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ईयर 1923, आफ्टर हिज डेथ ये पब्लिश हुई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ पेज ये देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पेज, पेज क्या है, स्मॉल होमोजेनियस पीस ऑफ लैंड, छोटा समरूप स्थल प्रदेश को ये पे कहते हैं, पेज। पॉसिबिलिज्म को डेवलप करते हैं, डेवलप ना कि शब्द, ये जो शब्द है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ल्यूसिन फेब्रे के द्वारा दिया गया है। इसके डेवलपमेंट में, पॉसिबिलिज्म के डेवलपमेंट में, संभववाद में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे देखे जाएंगे।
पॉसिबिलिज्म इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अगेंस्ट एक विचारधारा है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, वही जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जैसे यूनिटी इन नेचर है, वैसे ही टेरेस्ट्रियल यूनिटी भी है। फ्रांस का भूगोल नाम की बुक लिखते हैं। E.L. गैलोइस नाम की एक और स्कॉलर है, बस सीक्वेंस में याद रखिए, ठीक है। जीन ब्रुंश है। जीन ब्रुंश मेनली तो ये ह्यूमन जोग्राफर है। इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक है, ज्योग्राफी ह्यूमेन 1910 में, ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री 1921 में। ये दो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है। आगे देखिए, अल्बर्ट डिमांजिया। अल्बर्ट डिमांजिया मेनली ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्यादातर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ह्यूमन ज्योग्राफी से ही संबंधित हैं। कारण है विडाल डी ला ब्लास से सब इंस्पायर्ड है। ला पिकार्डी नाम की बुक लिखते हैं, ला पिकार्डी, ठीक। और इसके अलावा मानव भूगोल की समस्या पर ये बुक लिखते हैं, मानव भूगोल की समस्या, यूरोप का ह्रास और फ्रांस का आर्थिक भूगोल, ओके। और इसके अलावा फ्रांस के जो ग्रामीण अधिवास हैं और इनका ये स्टडी करते हैं, इनको इनको अध्ययन करते हैं। तो ये इनके इम्पोर्टेंट काम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आएंगे डी मार्टोनी। डी मार्टोनी ये वो स्कॉलर है जो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफर हैं। अभी तक देखो आपने ह्यूमन ज्योग्राफर देखे होंगे, ये सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफर है फ्रांस में। कारपेथियन रेंज पर ये चढ़ते हैं और फिजिकल स्टडी करते हैं कारपेथियन रेंज की। डेविस से इन्फ्लुएंस थे, ठीक। ब्लंचार्ड, ब्लंचार्ड अर्बन ज्योग्राफर है। सिगफ्रीड पॉलिटिकल ज्योग्राफर। इतनी बस बातें याद रखनी है इसमें। फ्रेडरिक लेपले के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वर्क एंड फैमिली, फोक नहीं, वहां पर मैंने फोक बोल दिया था शायद, ये फैमिली है। लेकिन प्लेस वर्क एंड फोक इसको कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे स्कॉलर जिनका नाम अभी आप पढ़ेंगे ब्रिटिश ज्योग्राफर में। तो फ्रेडरिक लेपले का प्लेस वर्क एंड फोक का कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर व्यक्ति काम करता है, रहता है, कौन सा उसका वर्क प्लेस है, फैमिली, ये सारी चीजों के ऊपर ही अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है ब्रिटिश ज्योग्राफर, ठीक है। कौन सा? ब्रिटिश ज्योग्राफर। ब्रिटिश ज्योग्राफर में जो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखे हैं हालफोर्ड जॉन मैकिंडर हैं। लेकिन इनसे भी पहले एक और स्कॉलर है जिन्हें हम कहते हैं चार्ल्स डार्विन। क्या नाम आ जाएगा? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। चार्ल्स डार्विन की सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है उसका नाम है चार्ल्स डार्विन की 1859 में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, जो कि 1859 में लिखी गई थी। 1859 में ये बुक लिखी गई थी, 1859 में। इसमें ये क्या बताते हैं, ये इसमें बताते हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके डेवलप होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है तो उसको एवोल्यूशनलिज्म की प्रक्रिया से होकर के गुजरना होता है। ये एवोल्यूशनलिज्म की प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के पर्यावरण को अडॉप्ट करता है, ठीक है। प्रकृति उसको सेलेक्ट करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में सिलेक्शन होता है नेचर का। उस सिलेक्शन में जो भी स्पीशीज खरी उतरती है वही एग्जिस्ट करती है, बाकी क्या है सब एग्जिस्टेंट, जो एक्सटेंट होने लगती है प्रजाति। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की ये बात करते हैं, एडेप्टेशन की ये बात करते हैं, एनवायरनमेंट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, बाकी फिर खत्म होने लगेंगे, इसकी बात करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ये बात करते हैं। हालांकि ये जो फ्रेज है, ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट लाइन है, ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई है, इंग्लिश फिलोसफर है, इस चीज को आप ध्यान रखना है, ये इनकी खुद की लाइन नहीं है।
दूसरा इनकी कुछ और बुक है चार्ल्स डार्विन की, जैसे एक तो है ही ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन 1859 में। दूसरा इनकी बुक है 1871 में बुक लिखी गई थी, 1871 में, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन और टू सेक्स। ठीक है। एक और इनकी बुक है 1968 में लिखी गई है, वेरिएशन इन एनिमल्स एंड प्लांट अंडर डोमेस्टिकेशन, यानी कि जो एनिमल और प्लांट जिनका हम डोमेस्टिकेशन घरेलूकरण करते हैं, उनको पालते हैं, उनमें कैसे वेरिएशन होता है, कैसे करके वो उन जानवरों से अलग होते हैं जो हम जिनको पालते हैं। ठीक है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनका जो प्रभाव है चार्ल्स डार्विन का, वो अलग अलग ब्रांचेस पर पड़ा ज्योग्राफी की। वो जियोमॉर्फोलॉजी में डेविस पर भी पड़ा, साइकिल जो शब्द वो देते हैं साइकिल टर्म पे काम करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में ये हो गया डेविस। ह्यूमन ज्योग्राफी में रेड जेल की एंथ्रोपोजोग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पॉलिटिक्स ज्योग्राफी रेड जेल की ही, कार्लो सावर कल्चरल ज्योग्राफी में, इकोलॉजी में भी इसका प्रभाव रहता है। अलग अलग ब्रांचेस पर इसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है। तो अब और दूसरे जो स्कॉलर हैं उनको देखते हैं। इसके बाद आ जाएंगे अब हालफोर्ड जॉन मैकिंडर, एच जे मैकिंडर। वैसे इनके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। वैसे मैंने आपको बताया भी है, जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैच वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो उनके क्रक्स देखा जाएगा। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द ज्योग्राफिकल पॉवर्ट ऑफ हिस्ट्री। 1904 में ये लिखते हैं, पॉवर्ट एरिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड ये शब्द है, हार्टलैंड शब्द, इसको ये 1919 में एक बुक लिखते हैं, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज, 1919 में। ये 1919 में शब्द को, पॉवर्ट एरिया को हार्टलैंड शब्द से रिप्लेस करते हैं 1919 में। पहले तो पॉवर्ट एरिया ही शब्द दिया था। इसके अलावा ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, 1904 में ये बुक लिखते हैं। और एक बुक इन्होंने लिखी है 1943 में। आपको बताना है कमेंट में, अभी पॉज कीजिए और बताइए 1943 में ये कौन सी बुक लिखते हैं। इसके अलावा इनका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये लैंड पावर पे ज्यादा फोकस करते हैं ब्रिटेन की। हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड द हार्टलैंड, हु रूल्स हार्टलैंड कमांड द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स वर्ल्ड आइलैंड कमांड द वर्ल्ड। ये इनके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ह्यूज रॉबर्ट मिल है फिर, रियलम ऑफ नेचर, मानव प्रजाति का वर्णन, ये बुक लिखते हैं। ए जे हर्बर्टसन अलग स्कॉलर हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है मैन एंड हिज वर्क, 1911 में। इंपॉर्टेंट वर्क रीजनल ज्योग्राफी पे है, ह्यूमन ज्योग्राफी पे, क्लाइमेट पर इनका काम है। ठीक है। विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में, नेचुरल रीजन, ह्यूमन रीजन नहीं, नेचुरल रीजन में डिवाइड करते, मेजर नेचुरल रीजन जिनको ये नाम देते हैं। ब्रिटेन में पॉसिबिलिज्म को जो सपोर्ट करता है वो ह्यूज एजे हर्बर्टसन है। ठीक है। पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट करने वाला स्कॉलर। एटलस ऑफ मेट्रोलॉजी, मानचित्र, विज्ञान की मानचित्रावली को ये बनाते हैं। ये इनके इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट आ जाएंगे चिल्सो। ठीक, एक सेकंड। नेक्स्ट है चिल्सो। तो चिल्सोम, इनकी बुक है हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी। ठीक है। मेजर वर्क इनका वाणिज्यिक और आर्थिक भूगोल में, कॉमर्शियल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में है। पैट्रिक गेडिस है, सिटीज इन एवोल्यूशन नाम की बुक लिखी। कॉनरबेशन नाम का शब्द दिया है, जहां पर एक मेट्रो सिटी दूसरी मेट्रो सिटी कहाँ खत्म हो रही है कहाँ शुरू हो रही है ये पता नहीं लगता है, ट्रांजिशन बहुत बड़ा होता है, उसे कॉनरबेशन कहते हैं, सन नगर। पैट्रिक गेडिस। फ्रेडरिक ले प्ले के प्लेस वर्क एंड फैमिली कॉन्सेप्ट को प्लेस वर्क एंड फोक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और ले प्ले सोसाइटी के ये फाउंडर है। एच जे फ्लूअर, ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्ट यूरोप, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, नेचुरल रीजन नहीं, ह्यूमन रीजन का कॉन्सेप्ट ही अपना देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एलडी स्टाम। एलडी स्टाम एक एग्रीकल्चर ज्योग्राफर है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के एग्रीकल्चर मैप ये बनाते हैं
और द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज 1947 नाम की बुक लिखते हैं। ब्रिटेन की भूमि उपयोग लैंड यूज मैप क्रिएट करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको नाइटहुड की उपाधि देती है। मेन वर्क इनका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में है। कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ब्रिटिश आइल्स ए ज्योग्राफिक एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये तो मैंने आपको बताई दी। ग्लॉसरी ऑफ ज्योग्राफिकल टर्म, ये इनकी बुक्स हैं। बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है। H.J. फ्लूअर, H.J. फ्लूअर मैंने पीछे भी अभी नाम बोला था H.J. फ्लूअर का। कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, बुक्स भी हैं, इनको देख लीजिए। वेस्टर्न यूरोप, ये तो बताई दी थी, ईयर याद रखना। पीपल ऑफ यूरोप 1922, रेस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स 1923, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, फ्रेंच लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स 42, ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन इन ब्रिटेन 1951 में। विश्व को जलवायु व जैविक प्रदूषण के स्थान पर, यानी कि क्लाइमेटिक और बायोलॉजिकल रीजन के आधार पर ये कहते हैं कि पूरे विश्व को प्रयास के प्रदेश, भूख के प्रदेश, औद्योगिक प्रदेशों में डिवाइड करना चाहिए। ह्यूमन जोग्राफर थे ये पूछा गया ना एग्जाम में, याद आ रहा होगा आपको। देखो कोई भी चीज एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछी गई है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। सिर्फ 23 पेज में आप पूरी चीजें रिवाइज कर जा रहे हो, कितना अच्छा है। S.W. वुलरिज, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एज साइंटिस्ट नाम की बुक लिखते हैं 1956 में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीटर हैगेट आते हैं नेक्स्ट, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। अभी जो पीटर हैगेट है, विलियम बुंगे, डेविड हार्वे, रिचर्ड पीट, ये सब इनका काम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में ज्यादा है। इसीलिए देखिए इनकी बुक के नाम भी आप देखो कि मॉडर्न सिंथेसिस 1979 में। शोरले, हैगेट ब्रिटेन में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, इनकी शुरुआत की इन्होंने। फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग नाम की बुक लिखते हैं। एनालिसिस सिंथेसिस और रिलेटेड बुक्स हैं, देखिए। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मॉडर्न इन मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, मॉडल्स पर बहुत सारी बुक्स हैं। विलियम बुंगे डिफाइन करते हैं ज्योग्राफी को ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रेडिक्टिव ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। शोरले के साथ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं विलियम बुंगे, इनका इंपॉर्टेंट योगदान है, यानी कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स को करने का ज्योग्राफी में ब्रिटेन में। विलियम बुंगे का ही एक मॉडल है एक्सप्लोरेटिव मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर, जिसमें सिटी ऑफ डेथ, सिटी ऑफ नीड, सिटी ऑफ सुपरफ्लुइलिटी की बात की जाती है। ठीक है। डेविड हार्वे की एक आगे बुक आएगी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर, ये काम करते हैं। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी नाम की बुक ये लिखते हैं, कई बार पूछी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए, तो अब आपके लास्ट स्कूल ऑफ थॉट बचा है, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन ज्योग्राफर। यहाँ से फिर क्या शुरुआत होगी, यहाँ से फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद शुरुआत होगी हमारा जो इज्म है या वाद है, जैसे निश्चयवाद, जैसे पर्यावरणवाद, जैसे और भी वाद हैं, वो उन सब चीजों की शुरुआत होगी। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आते हैं जीपी मार्श, जॉर्ज पार्किन मार्श। इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी एज मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्शन नाम की बुक लिखी है 1864 में। कंजर्वेशन जो शब्द है उसको ये प्रमोट करते हैं, संरक्षण शब्द को प्रमोट करते हैं। और ये दूसरी बुक भी अपनी लिखते हैं, मैन एंड नेचर, 1871 में ये अपनी बुक लिखते हैं। आर्नोल्ड गोयोट आते हैं इसके बाद, द अर्थ एंड मैन, अर्थ ऑन मैन नहीं है, अर्थ एंड मैन है, ध्यान से पढ़ना, 1849 में। आर्नोल्ड गोयोट की भी खास बात है कि ये टेलियोलॉजिस्ट है, जैसे रिटर है, ये भी चीज याद रखना। तो कांट, रिटर, एलिसी रेकलस और आर्नोल्ड गोयोट, ये सब क्या है, टेलियोलॉजिस्ट स्कॉलर है। ठीक है। आगे विलियम मॉरिस डेविस है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर, एकदम रेनाउंड ज्योग्राफर। ठीक है। 1877 में मोन्टाना ऑब्जर्वेशन के दौरान ही इन्होंने अपना साइकिल ऑफ इरोजन दिया था। इस समय पर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, अपना जो फिर साइकिल ऑफ इरोजन है 1899 में दिया है, याद रखिए। फादर ऑफ न्यू जियोमॉर्फोलॉजी इनको कहा जाता है अमेरिका में। और ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अगेंस्ट है, ये कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी अनकम्प्लीट है, जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तब तक वो अनकम्प्लीट है।
इनका जो साइकिल ऑफ इरोजन है ये कहते हैं एसपीटी, स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम। लैंडफॉर्म इज अ स्ट्रक्चर, लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम, जिसे ट्रायो ऑफ डेविस कहते हैं। जैसे देखो आप इतना शॉर्ट में इसको लिख सकते हो। और इनका जो मॉडल है उसे कहा जाता है टाइम डिपेंडेंट मॉडल। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जो इरोजन है और अपलिफ्टमेंट है वो एक साथ नहीं होता है। पहले अपलिफ्टमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद इरोजन होगा। इसलिए क्रिटिसिज्म भी इनका इस बात पे होता है, ऐसा होता नहीं है असल में। नेक्स्ट होता है मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन का प्राइमेट सिटी है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन अमेरिका, अमेरिका में ह्यूमन ज्योग्राफी को एस्टेब्लिश करते हैं। रेलवेज को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन के, सभ्यता के डेवलपमेंट में रेलवेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ज्योग्राफी का पर्पस क्या है? ये कहते हैं कि ज्योग्राफी का पर्पस है कि लोग क्षेत्र में कहाँ रहते हैं, वो कैसे रहते हैं और वो वहीं क्यों रहते हैं, इस चीज को फाइंड आउट करना है ज्योग्राफी का मेन काम। ठीक। ईसा बोमेन आते हैं फिर। ईसा बोमेन कहते हैं, इनकी बुक है पाइनियर फ्रिंज 1931, ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज, न्यू वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1921 में। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट आएगा आपका एलन चर्चिल सैंपल। ये घोर डिटर्मिनिज्म है, सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक नहीं, घोर डिटर्मिनिस्टिक, इस तरीके की ये स्कॉलर हैं। ठीक है। और इन्होंने बुक लिखी है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन 1903, ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन 1931। ये इनकी बुक्स हैं। इनका स्टेटमेंट है कि मानव पर्यावरण की उपज है, मनुष्य प्रकृति की धूल है, मैन इज द डस्ट ऑफ नेचर या अर्थ। इसका मतलब है कि बहुत घोर डिटर्मिनिस्टिक है। और ये रेड जेल के शिष्य थे, जिन्होंने, वही रेड जेल जर्मन के, जिन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है। आगे आते हैं अल्बर्ट प्रेरी बिंगम। तो इनका बुक का नाम है ये साइंटिफिक वैलिडिटी बताते हैं। अब देखो पॉसिबिलिज्म भी हो गया, डिटर्मिनिज्म भी हो गया। अब यहाँ से फिर शुरुआत होती है किसकी? वैलिडिटी की। हर चीज की वैलिडिटी पर सवाल उठाया जाता है। तो वैलिडिटी ऑफ डिटर्मिनिज्म, एल्वर्स हटिंगटन आएंगे फिर। पल्स ऑफ एशिया नाम की बुक है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नाम की बुक है 1915। और ऊपर है आपका 7, पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन 1911, कैरेक्टर ऑफ रेस, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन 1947, मानव भूगोल के सिद्धांत 1920। ये सब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन को, किसी रीजन में अगर सिविलाइजेशन होती है, बसावट होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सिविलाइजेशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। डिटर्मिनिस्टिक स्कॉलर थे ये। इनकी आप बुक्स के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक स्कॉलर है। आगे आते हैं कार्लो सावर। वही कार्लो सावर जो कल्चरल लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी के लिए जाने जाते हैं। इनकी बुक है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925, मैन्स रेस इन चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ, ये इनकी बुक है। कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं। कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है? कल्चरल लैंडस्केप, कोई ना कोई लैंडस्केप होगा। तो जो फिजिकल एरिया है प्लस ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि जो भी कल्चर है हमारा जीवन जीने का तरीका है, और जीवन जीने का तरीका मतलब हमारी जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटी। तो फिजिकल एरिया प्लस ह्यूमन एक्टिविटी इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं, कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक स्थल। लैंड एंड लाइफ नाम की इनकी बुक है। ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। रिचर्ड हार्टशोन, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में ये बुक लिखते हैं। और ये कांट से प्रभावित है, क्योंकि ये जो बुक है ये ज्योग्राफी को इडियोग्राफिक तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। इडियोग्राफिक क्या है, नोमोथेटिक क्या है, ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। इडियोग्राफिक आप अभी समझ सकते हो कि इडियोग्राफी में ज्योग्राफी को एक यूनिक सब्जेक्ट के रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है, जिसका आगे क्रिटिसिज्म करेंगे कौन? शेफर। ठीक। रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित है ये। और एरियल डिफरेंशिएशन, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी,
एक्सप्लेन इन्होंने अपील की 1949 में, ए मोर जोग्राफिकल पॉलिटिकल जोग्राफी। ये सब पूछा गया एग्जाम। विलियम ऑटूट की बुक है द रॉकीज माउंटेन। आर डी सेलिसबरी ने फिजियोग्राफी नाम की बुक लिखी, और 1919 में हमारे अर्थ के सभी रिलीफ फीचर को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर। आप मुझे बताइए, जो इनमें से मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो आप मुझे बताइए कि यारडांग, ठीक है, सर्क, यारडांग, सर्क, मशरूम रॉक, ये कौन से ऑर्डर रिलीफ फीचर हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, या थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर है? कौन से हैं फटाफट बताइए। और ये भी बताना है कि यारडांग किस एक्सोनेटिक फोर्स से बनता है, सर्क, मशरूम रॉक। फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक, आगे बढ़िए तो एच एस बैरोज आते हैं। एच एच बैरोज ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी से संबंधित है। ह्यूमन इकोलॉजी भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये बुक भी है इनकी। मानव पारिस्थितिकी अवधारणा का संस्थापक, भूगोल में द्वैतवाद समाप्त करके जलवायु विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जैव भूगोल को ज्यादा, इनके अध्ययन पे ज्यादा जोर देते हैं। तो ये इनके इंपॉर्टेंट काम है। ग्रिफिथ टेलर भी यहीं से रिलेटेड हैं, अमेरिकन ज्योग्राफी से। इसमें ये कहते हैं कि रेशियल ज्योग्राफी इनकी बुक है, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी इनकी बुक है, एनवायरमेंटल रेस एंड माइग्रेशन है। नियो डिटर्मिनिज्म नाम का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो इज्म है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिर यहाँ से और क्लाइमोग्राफ, हीदरग्राफ नाम के ये कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इनको भी इन्होंने दिया है, ये भी चीज याद रखिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक को ये पर्यावरण से संबंधित बताते हैं। ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, रेशियल ज्योग्राफी बता दिया, ये सब इन्हीं की बुक्स हैं। ठीक है, आगे ग्रिफिथ टेलर के बारे में लिखा है कि इन्होंने माइग्रेशन जोन थ्योरी और इन्वायरमेंटल रेस एंड माइग्रेशन नाम की बुक्स लिखी हैं। ठीक है, फ्रीमैन की बुक है ए ज्योग्राफी ऑफ 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी 1961 में। ठीक, रिमलैंड की बुक है, ये अमेरिका से ही संबंधित है। कौन? सॉरी, स्पाइकमैन। स्पाइकमैन की है रिमलैंड थ्योरी। स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी ये ओशन पावर पर है, और हार्टलैंड जो है वो लैंड पावर पर फोकस करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। आगे कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, क्योंकि ये जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है ये लास्ट है, इसके बाद फिर इज्म स्टार्ट होंगे। वाद, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर इस एग्रीकल्चरल ओरिजिन एंड इस डिस्पर्सल, कार्लो सावर के हैं। मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? अमेरिकन ज्योग्राफी से। त्रिवार्था कहते हैं ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन 1969 में। प्रोल्यूग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी जेलेंस्की की लिखी गई है 1966 में। ठीक है, जॉन फ्रिडमैन जो कि इकोनॉमिस्ट थे, इनका ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको मैं कई लास्ट में दूंगा, ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद रखने हैं। वॉल्टर इजार्ड, फादर ऑफ रीजनल साइंस, ये कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए इज्म शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे से चीजें और बता देता हूँ। जैसे जैसे कि जो इंडियन स्कॉलर हैं, चाइनीज स्कॉलर हैं, इनके बारे में, क्योंकि ये जो स्कॉलर हैं ये बहुत डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं, तो बस इनके बारे में शॉर्ट में जो डिटेल हो सकती है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी में देखिए, जो एंशियंट स्कॉलर है या मिडिवल स्कॉलर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और मॉडर्न से सवाल जो पूछता है मॉडर्न ज्योग्राफी में इंडिया से, वो रीजनल प्लानिंग में आप पढ़ लेते हैं, तो उनको हम वहां पर कवर कर लेंगे। जैसे अशोक मित्रा का नाम आपने सुना होगा, एल एस भट्ट का, बी एल एस प्रकाश राव का, इनका नाम आपने सुना होगा। तो वो मैंने आपको रीजनल ज्योग्राफी में बताया है, और रीजनल ज्योग्राफी में हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको इंडियन ज्योग्राफी में आप एक चीज याद रख सकते हो। जैसे आ, आपने देखा होगा ये जो द्वीप हैं, द्वीपों के नाम आपसे पूछ लेता है। जैसे कि भारत, एंशंट जो 7 द्वीप बताए गए हैं वेदों में, कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं। द्वीप जिसमें जम्बू द्वीप है, लिख लेना इसको, जम्बू द्वीप, कुश द्वीप, पलाक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप, सालामाली द्वीप,
क्रॉन्च द्वीप और शक द्वीप। मैं इसकी पिक्चर आपको अपलोड कर दूंगा, आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब आप कहोगे फ्री टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर एक वीडियो मैंने बनाई है तो उसे भी आप देख लीजिएगा कि फ्री टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ना है। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दोनों से जुड़ जाओ, टेलीग्राम से भी व्हाट्सएप से भी। अगर अपडेट चाहते हो, हमारे नोट्स चाहते हो, तो वहां से जुड़ जाओ। ठीक है, चलो। इसके अलावा कुछ चाइनीज जोग्राफर के बारे में बता दूं मैं आपको कि चाइनीज जोग्राफर में बस एक नाम आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक। कौन सा? बिल्कुल वही जो आपके दिमाग में आ रहा है, यी फू तुआन। ये फू तुआन फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहे जाते हैं, ह्यूमनिज्म के पिता। इनकी बुक है स्पेस एंड प्लेस, सेगमेंटेड वर्ल्ड एंड सेल्फ, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, मोरालिटी एंड इमेजिनेशन, कॉस्मोस एंड हर्ट, डोमिनेंस एंड एफेक्शन। ये सब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद कर लेनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ इज्म आते हैं। ठीक है, इज्म यानी कि वाद। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला इज्म क्या है? सबसे पहला इज्म है हमारे सामने संभववाद, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का क्या मतलब होता है? पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है, हिंदी में वैसे संभववाद कहते हैं, कि जितने भी वैसे तो हमें डिटर्मिनिज्म पहले पढ़ना चाहिए, डिटर्मिनिज्म पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे ही। फिर पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म के बाद पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म के बाद न्यू डिटर्मिनिज्म आएगा। तो ये सीक्वेंस है, इसे हम इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ठीक, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म पहले पढ़ते हैं। डिटर्मिनिज्म यानी कि निश्चयवाद। इस निश्चयवाद को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं, जो कि जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। यानी कि विचारधारा कहाँ से पनपी है? जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से पनपी है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से पनपी है और किसने इसको प्रतिपादित किया है। तो जर्मन स्कॉलर फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है डिटर्मिनिज्म का। इसमें कहा गया कि प्रकृति प्रधान है, यानी कि ये नेचर सेंट्रिक है। सेंटर में कौन है? नेचर। जो भी कुछ हम करते हैं, मनुष्य या फिर कोई भी जीव, जीवित प्राणी जो भी करता है वो प्रकृति से ही प्रभावित होकर के करता है ना। कोई भी चीज बिना प्रकृति के अनुसार, बिना प्रकृति की वजह से नहीं होती है। मतलब हमारा जो पहनावा है, बोली भाषा है, रहन सहन, खान पान, सारी चीजें प्रकृति ही डिसाइड करती है। प्रकृति सुप्रीम है, हम उसके फॉलोवर हैं, हम उसके अनुचर हैं, हम उसके दास हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है? सुपीरियर है, और मनुष्य उसके सामने इंफीरियर है, और मनुष्य बस उसका फॉलोवर है। ये कहा गया है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में, ये इसका क्रक्स है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखें। अब इसमें कौन कौन से स्कॉलर हैं जो आपको याद रखने हैं? इसमें फ्रेडरिक रेडजेल का नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स डार्विन इससे रिलेटेड है, ये याद रखना है आपको। और इसमें इसके अलावा आपको और कौन सा, मैं आपको सारे नाम लिखाते चलूंगा। चार्ल्स डार्विन के अलावा एलन चर्चिल सैंपल है, एलन चर्चिल सैंपल का नाम याद रखना है। हिपोक्रेट्स है, याद लिख लीजिए, हिपोक्रेट्स, हेरोडोटस, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, स्ट्रेबो, वरेनियस, कांट, रेडजेल, अर्नेस्ट हैकल, हटिंगटन, चार्ल्स डार्विन, एलन चर्चिल सैंपल, अल मसूदी, अल बिरूनी, अल इदरिसी, ये सब के सब डिटर्मिनिस्टिक स्कॉलर हैं। और बीच बीच में जो आपको बताए थे वो सब आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने पॉसिबिलिज्म विचारधारा आती है। पॉसिबिलिज्म क्या है? यानी संभववाद। जहां डिटर्मिनिज्म में कहा गया था कि मनुष्य बस फॉलोवर है, वो बस फॉलो करता है प्रकृति को, ये कहते हैं नहीं, मनुष्य फॉलोवर नहीं है। मनुष्य ने अपनी सूझबूझ से, अपनी अक्ल से प्रकृति में चेंजेस भी किए हैं। कैसे? कैसे दिखाई देता है? अगर किसी एरिया की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसने अपनी सूझबूझ से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया है। दुर्गम क्षेत्रों में भी आज आपको लोग दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो दिखाई देती है। हाँ, ये बात है कि मनुष्य पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकता है प्रकृति को, तो प्रकृति का वो पूरी तरीके से फॉलोवर भी नहीं है। उसके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, और इनमें से कौन सा ऑप्शन उसको सेलेक्ट करना है, इसका स्वामी वह खुद है। ठीक है, तो उसके सामने पॉसिबिलिटीज होती हैं, और उन पॉसिबिलिटीज का स्वामी
मनुष्य खुद होता है। ये जो टर्म है पॉसिबिलिज्म, ये लूसिन फेवरे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसको डेवलप किया है किसने? विडाल डी लाप्लास ने, संस्थापक इसीलिए विडाल डी लाप्लास को कहते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से स्कॉलर हैं उनको आप लिखेंगे। हाँ, एक चीज पहले याद रखिए कि लूसिन फेवरे का एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? इनके बुक ही लिखी गई थी, जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नाम की बुक है लूसिन फेवरे की। इसमें स्टेटमेंट है, देयर आर नॉट नेसेसिटीज बट एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटीज, ठीक है। एंड मैन एज अ मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। यानी कि हर जगह क्या है? हर जगह पॉसिबिलिटीज है, और उन पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी इस्तेमाल करनी है, इनका मास्टर या स्वामी मनुष्य खुद है। ये लूसिन फेवरे का स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखेंगे। विडाल डी लाप्लास कहते हैं, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। नेचर एडवाइजर से और ज्यादा कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। नेचर बस एडवाइजर है। एडवाइस तो क्या है, मानो या ना मानो। जीन ब्रून्स इनसे संबंधित हैं पॉसिबिलिज्म से, ओके। और विडाल डी लाप्लास, लूसिन फेवरे, जीन ब्रून्स, इसा बोमेन, कार्लो सावर, अल्बर्ट डिमांजिक, ये सब के सब संभववाद से जुड़े हुए भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है, इसे नव निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग हैं। न्यू डिटर्मिनिज्म यानी नव निश्चयवाद। अब इस न्यू डिटर्मिनिज्म को देखिए, ग्रिफिथ टेलर कॉन्सेप्ट ये अपना देते हैं, नव निश्चयवाद। इसे कई नामों से जानते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, या फिर इसे साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, या इसे प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग नाम है इसके, ओके। और एक स्कॉलर हैं जिन्हें कहते हैं जॉर्ज टेंथम। जॉर्ज टेंथम ने तो इस डिटर्मिनिज्म को प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म भी कहा। प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म के नाम से भी इन्होंने इसे पुकारा। इस कॉन्सेप्ट में ग्रिफिथ टेलर एक ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल लेते हैं। ये कहते हैं कि ये जो डिटर्मिनिज्म है, ये पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के बीच का रास्ता है, ठीक है। जैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक में खड़ा होता है, और जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो वो एक तरफ की पब्लिक को रोक देता है। जब फिर रास्ता क्लियर हो जाता है, फिर वो उनको कहता है जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही हमें भी प्रकृति के जो रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल करना है। हमें रुक करके देखना है कि रिसोर्सेस कहीं हम ओवर एक्सप्लोटेशन तो नहीं कर रहे हैं, और अगर ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, सस्टेनेबल यूज कैसे होगा इसका। तो हमें रुक करके ट्रैफिक पुलिस की तरह और देख कर और फिर आगे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सस्टेनेबल यूज हो सके। तो ये ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल लेते हैं, इस चीज को याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिज्म, संभाव्यतावाद। प्रोबेबिलिज्म क्या होता है? प्रोबेबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म का मतलब सबसे पहली चीज, ये ओएच के स्पेट के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है 1957 में। 1957 में देखिए, हमारे सामने बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, ठीक। बहुत सारी संभावना है। जैसे आप शादी पार्टी में गए हैं, आपके पास खाने में कई सारे ऑप्शन है, छोले हैं, राजमा चावल है, दाल है, दाल मखनी है, पनीर है, और भी कुछ है। तो इन सभी संभावनाओं में सबसे ज्यादा संभाव्य कौन सी है? पनीर में इतनी लंबी लाइन लगी है, छोले में इतनी लंबी लाइन है, दाल में और भी कम है, ये इतनी लंबी लाइन है। अलग अलग तरीके से इन सभी संभावनाओं में ले तो कुछ भी सकते हैं। जो सबसे ज्यादा संभाव्य है, आपके पास टाइम नहीं है, आप यहीं पर गए और बस काम बन गया। तो जो सबसे ज्यादा संभाव्य होती है, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल होती है, वही क्या है? प्रोबेबिलिज्म है, ठीक है। बहुत सारी संभावनाओं में कुछ दूसरों से ज्यादा संभाव्य होती है, वही प्रोबेबिलिज्म है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। आपको समझ में आ रहा है? आप कमेंट करके बताइए मुझे कि हाँ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एच.जे. फ्लूअर का ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एच.एच. बैरोज के बारे में भी बता दिया है आपको। अब आते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति पर। मात्रात्मक क्रांति के बारे में देखिए, मात्रात्मक जो क्रांति है या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है कि इसकी 4 स्टेज रही है। ये शुरुआत कैसे होती है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि हमें हर चीज को एक्सपेरिमेंट, मॉडल्स, लॉ, थ्योरीज, फैक्ट्स, इन सब के बेसिस पे एक्सप्लेन करना। ज्योग्राफी में शुरुआत में क्या हुआ करता था, जैसे ये नियम है, लॉ भी हम पढ़ते हैं, और जैसे वॉन थोयन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल है, वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है, तो एग्जैक्टली फैक्ट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है फिनोमिना को। ये नहीं होता था, इन जर्नल चीजों को एक्सप्लेन किया जाता था। तो शुरुआत में ज्योग्राफी के एक सब्जेक्ट होने पर भी सवाल खड़े उठने लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट भी है या नहीं। जेम्स कॉनेट का ये नाम है, ठीक है। तो फिर आगे चलकर रिचर्ड हार्टशॉन ने एरल डिफरेंशिएशन नेचर ऑफ ज्योग्राफी नाम की बुक लिखी, एरल डिफरेंशिएशन को कॉन्सेप्ट दिया, इसको क्रिटिसाइज किया शेफर ने अपने रिसर्च पेपर एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी में। 1952 या 53 में ये बुक लिखी, रिसर्च पेपर लिखा गया था, एक बार रीचेक कर लेना, 53 आई थिंक, ठीक है। ठीक, इसके बाद 1963 में बर्टन का एक रिसर्च पेपर आता है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, इट्स थियोरेटिकल रेवोल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी, जिसमें ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन शब्द सबसे पहली बार इस्तेमाल करते हैं। और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि वैज्ञानिक व विश्लेषण तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जाए, तर्क संगत, वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव तरीके से, साइंटिफिक एनालिसिस, लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव। इसमें गणितीय भाषा का, मैथमेटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना, मॉडल का इस्तेमाल किया जाना, थ्योरीज, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन किया जाना, और सैद्धांतिक दार्शनिक तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जाना, ठीक है। एक बात इसके बारे में कही जाती है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के, कि इसका फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है। किसी ना किसी चीज का कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, तो इसकी इंस्पिरेशन क्या है? इसकी इंस्पिरेशन है पॉजिटिविज्म, यानी कि प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद से ही प्रभावित होकर के क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ज्योग्राफी में 1960s के समय पर आई है। 1960s याद रखना, ठीक है। और इसमें किन चीजों पर फोकस नहीं किया गया है, किन को क्रिटिसाइज किया गया है? मनुष्य की जो ह्यूमन कॉन्शियस है, उसकी ह्यूमन अवेयरनेस है ना, और जो हमारा एटीट्यूड है, इमोशन है, डिजायर्स हैं, इन सभी चीजों को इसमें नकार दिया गया है। इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी होता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। ओके, तो इसका गुण क्या है? ये प्रेक्षण यानी कि एक्सप्लोरेशन पर आधारित है, सत्यापन पर आधारित है, ठीक है, वैलिडिटी। लेकिन इसका विरोधी है एलडी स्टर्म, कटु विरोधी। ये कहते हैं कि सिविल वॉर है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। डेविड हार्वे की बुक तो मैंने आपको बताई थी है, 1969, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पैराडाइम शिफ्ट, सॉरी पैराडाइम इन ज्योग्राफी। क्या है ये? पैराडाइम का मतलब होता है कि मान लीजिए प्रेजेंट डे में अगर कोई विचार है, कोई लॉ है जो किसी फिनोमिना को अभी तक एक्सप्लेन कर रहा था, आज तक किसी फिनोमिना को ये लॉ एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ नई प्रॉब्लम्स भी इसके साथ और जुड़ती गई, जिनको अब ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो एक नया विचार जन्म लेगा और वो इसे रिप्लेस कर देगा। ये क्या हुआ? ये विचारों का रिप्लेसमेंट है। तो पैराडाइम क्या है? पैराडाइम और कुछ नहीं, बस विचारों का एक रिप्लेसमेंट है। ज्योग्राफी में भी ऐसे विचारों का रिप्लेसमेंट हुआ है। पहले डिटर्मिनिज्म आया, फिर पॉसिबिलिज्म ने उसको रिप्लेस किया, न्यू डिटर्मिनिज्म आया, फिर ऐसे ही क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, ह्यूमनिज्म। विचारों का रिप्लेसमेंट होता रहता है, यही पैराडाइम कहलाता है, हर सब्जेक्ट में होता है। ये जो पैराडाइम शब्द है, ये कुहन के द्वारा, टी.एस. कुहन के द्वारा दिया गया है। ये कहते हैं अपनी बुक में, ये बुक में लिखते हैं, पैराडाइम, बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन 1962। जब एक विचार स्टेब्लिश्ड होता है पहले से और दूसरा विचार स्टेब्लिश हो रहा होता है, तो इनके बीच में एक स्टेज होती है, ट्रांजिशन स्टेज, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, तो इसे कहते हैं रेवोल्यूशनरी स्टेज, क्रांतिकारी अवस्था, ठीक है। आगे बढ़िए। एरल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदीकरण।
ये कॉन्सेप्ट है रिचर्ड हार्टशॉन का, जो कि कांट की जो विचारधारा है, जिसे हम एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी कहते हैं, अपवादात्मकता कहते हैं, इससे प्रभावित है। और ये इडियोग्राफिक कॉन्सेप्ट है। इडियोग्राफी, एक होता है इडियोग्राफिक, एक होता है नोमोथेटिक। तो ये इडियोग्राफिक से संबंधित है। इसमें ये कहते हैं 1939 में कि एरियल डिफरेंशिएशन, हर एक एरिया अपने आप में एक दूसरे से अलग पहचान रखता है। इसकी अपनी अलग पहचान है, चाहे वो फिजिकल लैंडस्केप हो, क्लाइमेट हो, यहाँ का रिसोर्सेस हो, हर तरीके से एक एरिया दूसरे एरिया से अलग होता है। इसकी अपनी यूनिक, इसकी खास बातें होती हैं। इसे ही एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। तो एक क्षेत्र की विशिष्टता, अनूठापन उसे दूसरे क्षेत्र से अलग व्यक्तित्व, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, जिसे एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसी का खंडन करते हैं रिसर्च पेपर में अपने शेफर 1953 में, जिसका नाम है ये मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके उनका रिसर्च पेपर का नाम है। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी मैंने आपको बता ही दिया, अपवादात्मकता का कांट के ये विचारों से आता है, इसलिए इनको पिता भी कहते हैं इसका। इतिहास और भूगोल को ये कहते हैं अपवादी विषय है, क्योंकि इनमें यूनिक चीजें हैं। लेकिन शेफर कहते हैं कि अपवादी शब्द को ज्यादा ये एक्सप्लेन करते हैं, और कहते हैं कि नहीं, कोई भी चीज अनूठा, अनूठापन किसी भी विज्ञान की विशेषता नहीं होती है। विज्ञान को जो उसकी विशेषता होती है वो है सरल भाषा, और अनूठापन किसी भी विज्ञान की विशेषता नहीं हो सकती है। ठीक है। विज्ञान का काम है सरल तरीके से फिनोमेना को एक्सप्लेन करना। तो ये अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये इडियोग्राफिक नहीं, नोमोथेटिक में विश्वास करते हैं शेफर। और कांट और रिचर्ड हार्टशॉन का विश्वास है इसमें इडियोग्राफिक में, और शेफर का विश्वास है नोमोथेटिक में, यानी कि नेचुरल साइंसेस, लॉ मेकिंग स्टडीज में। ठीक। इसीलिए शेफर कहते हैं अनूठी व्याख्या विज्ञान नहीं होती है। आगे बढ़िए। कल्याणकारी भूगोल, वेलफेयर ज्योग्राफी, ये भी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अगेंस्ट एक पनपी विचारधारा है, जिसमें कहा गया है कि कौन व्यक्ति कहाँ पाता है, क्या पाता है, कैसे पाता है, कौन क्या कैसे और कहाँ पाता है। ये कल्याणकारी भूगोल का उद्देश्य है, इसको स्टडी करना। वेलफेयर के बारे में सोचना सोसाइटी के, कि सिर्फ सोचना नहीं, कर बताना कि वेलफेयर किस तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है। ये शॉर्ट में पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। आगे चलिए। आगे आता है पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है। अब पॉजिटिविज्म के बारे में वही सारे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में याद रखने थे, कि इसमें फैक्ट्स फैक्ट्स थ्योरीज और प्रोडिक्शन, है ना, इन सभी बातों पर फोकस करते हैं। ह्यूमन अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, उसकी फीलिंग्स, इमोशन, इन चीजों को नकारते हैं। वही बातें इसमें है। इसी वजह से तो पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का फिलोसफिकल फाउंडेशन है। ठीक है, आधार है, दार्शनिक। और इसके फाउंडर कहे जाते हैं ऑगस्ट कॉम्टे, फ्रांसीसी है। वैज्ञानिक दार्शनिक आंदोलन है ये, धर्म और परंपराओं के विरुद्ध जो एक खड़ा हुआ था। इसमें कहा जाता है कि फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, फैक्ट तो अपने आप में बोलते हैं। यथार्थ वही है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ये इस बात को कहते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं। और प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष यानी कि जो रियल है। यथार्थ वही है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस महसूस कर सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं। वही ज्ञान है और वही वैज्ञानिक है, ये इस बात को कहते हैं। ठीक है। जो पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी है वो अनुभव पर आधारित है, एम्पिरिकल स्टडीज पर बेस्ड होती है। ठीक है। और ये मेटाफिजिक्स से, प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन मेटाफिजिक्स से अलग करने का उद्देश्य से किया गया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने क्या आता है? एग्जिस्टरिज्म, अस्तित्ववाद। क्या होता है अस्तित्ववाद? अस्तित्ववाद का मतलब है कि ये जितना मनुष्य का एग्जिस्टेंस, इस पर सवाल किया जाता है। मनुष्य ने प्रकृति का निर्माण, जो प्रकृति का निर्माण हुआ है, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमें दिखाई देता है, ये सब मनुष्य के एग्जिस्टेंस को बताते हैं। क्या शुरुआत में हमारी पृथ्वी ऐसी थी? ऐसी नहीं थी। मनुष्य के एग्जिस्टेंस की वजह से ही कि आज हमें ऐसी दिखाई देती है। तो पृथ्वी पर जो भी आपको लैंडस्केप दिखाई देता है, जैसा भी वो आज दिखाई देता है, वो सब मनुष्य के
अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस के साक्षी है। मानव जन्म से इन्हें प्रभावित करता रहा है और ये स्वयं मनुष्य अपनी एग्जिस्टेंस का उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे इसमें कहा गया है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। आई जी गुल्के। आइडियलिज्म गुल्के के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है 1974 के समय पर। और इसमें थिंकिंग और रीथिंकिंग की बात करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि जो भी चीज आपको रियल वर्ल्ड में दिखाई दे रही है वो सभी मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। हमारे वैचारिक स्तर पर वो पहले है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है, रोड, बिल्डिंग, मशीन, कुछ भी दिखाई देता है, वो सब हमारे दिमाग में है। मनुष्य जहां पर रहता है उसका लैंड यूज जिस प्रकार से वो करता है वो सब उसके दिमाग की उपज है। ठीक है। और इसको अगर आपको समझना है, आपको वॉन थोरेन का एक मॉडल है, एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल। अब इस मॉडल में वो क्या करते हैं, वो थिंकिंग रीथिंकिंग के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने देखा कि जैसे मेन सिटी है, मेन सिटी से बाहर जाने पर लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, इस पर उन्होंने सोचा कि आसपास ये दुग्ध उत्पादन और ऐसी चीजें की जाती हैं, क्योंकि अगर वो दूर की जाएंगी तो फिर वो खराब भी हो सकता है। दूर जाने पर अनाज और प्रतिभूमि इस तरीके की एक्टिविटीज आपको दिखाई देंगी, है ना। तो लैंड, इस पर उन्होंने रीथिंक किया, ऐसा क्यों है। तो हम जो काम पहले करते हैं पहले उसको दिमाग में सोचते हैं, थिंकिंग, और दूसरा व्यक्ति उसको रीथिंकिंग के माध्यम से समझ सकता है। तो यही क्या है, आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो रियलिज्म आता है। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद। यथार्थवाद कहता है कि नथिंग इज एग्जिस्ट विच इज नॉट ऑब्जर्वेबल इन टाइम एंड स्पेस। वो कोई भी चीज अगर हम उसको किसी समय या किसी स्थान पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो यथार्थ नहीं हो सकती है। तो ये प्रकृतिवाद, प्रत्यक्षवाद, आदर्शवाद के विपरीत यथार्थवाद सामने आता है। यथार्थ वही है जो हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं। कुक विल्सन के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, इसे कहते हैं रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म माने उग्र सुधारवाद, जिसे अतिवाद कहते हैं। जैसे पॉसिबिलिज्म जो है, पॉसिबिलिज्म, सॉरी, ये ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अगेंस्ट हुई एक विचारधारा है, जिसमें मनुष्य की अवेयरनेस और उसकी कॉन्शियसनेस, डिजायर, इमोशंस को फोकस किया जाता है। लेकिन रेडिकलिज्म सिर्फ ह्यूमनिज्म की तरह ह्यूमन के कॉन्शियसनेस पर फोकस नहीं करती, बल्कि जो चीजें मनुष्य के अगेंस्ट हैं उनको बदलने का भी पूरा प्रयास करता है। ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि ये घटनाओं को देखते रहना नहीं बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने पर विश्वास करते हैं। जैसे मात्रात्मक क्रांति, प्रत्यक्षवाद में जिन चीजों को नकार दिया गया था, मनुष्य की अपने डिजायर होती है, उसकी कॉन्शियसनेस है और उसकी अवेयरनेस है। तो जैसे देखिए, यहाँ तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में तो मनुष्य को बस एक इकोनॉमिक मैन की तरह एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन असल में मनुष्य ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि वो इकोनॉमिक मैन है। होता क्या है कि आज मान लीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग रहते हैं और वहां पर हमेशा बाढ़ आती है, जैसे नॉर्दर्न बिहार है, बाढ़ आती है। तो क्या लोग अपना जगह छोड़ करके चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। असल में वहां पर उनको परेशानी होती है, हर साल दिक्कत होती है, नुकसान भी होता है, लेकिन वो जाते नहीं है। तो ये उससे इमोशन से जुड़े हुए हैं। अब ये इमोशन की जगह क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में नहीं है, प्रत्यक्षवाद में नहीं है। तो इसी तरीके की जो घटनाएं हैं इनको दूर करने का और इनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है रेडिकलिज्म। ठीक है, सिर्फ बात नहीं करता है, परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। 70s के दशक में यह आया था। इसके जो फादर कहे जाते हैं वो डेविड हार्वे और रिचर्ड पीड है। इसका ये स्टेटमेंट है, बदलते समाज, सामाजिक संदर्भ में उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व भी बदल जाते हैं। स्टेटमेंट है, बस याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। तो बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद में आपको याद रखना है क्या, कि ये जूलियन वोल्पर्ट का है सबसे पहली चीज। तो जो भी चीजें देखिए हम करते हैं वो हमारे बिहेवियर से डिसाइड होती है। जैसे
मैं आपको ये कई बार एग्जाम्पल में देता हूँ क्लास में। बिहेवियर हमारे परसेप्शन से बनते हैं। परसेप्शन यानी हमारे नजरिया। जैसे नॉर्दर्न बिहार की अभी हमने बात करी, वहाँ बाढ़ आती है हमेशा कोसी से, हर साल। तो वहां पर एक छोटे से छोटा बच्चा है, उसका परसेप्शन बन चुका है कि नदी मतलब बाढ़, फ्लड। तो वो जहां भी नदी देखेगा उसको फ्लड याद आएगा, और उसकी जो एक्टिविटी होगी फिर फ्लड के दौरान वो उसके परसेप्शन, उसके बिहेवियर से ही होगी। बच्चा बच्चा भी जानता है कि कैसे करके फ्लड में क्या करना है, बरसात के समय पर क्या करना होता है। ठीक है, तो ये बिहेवियरिज्म है। इसमें डिसीजन प्रोसेस जो ली जाती है स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में, वो हमारे बिहेवियर से प्रभावित होती है। हम कैसा डिसीजन लेते हैं ये हमारे बिहेवियर से डिसाइड होता है। तो इसमें देखिए, जूलियन वोल्पर्ट तो है ही, साथ ही साथ बिहेवियरिज्म में कुछ और स्कॉलर भी हैं, जैसे जेके राइट हैं, कार्ल सावर और वाइट हैं, ट्रांसेंट हेगरस्टैंड है, विलियम किर्क है। ये सब आपको नाम याद रख लेने हो। एलन प्रेड का भी यहाँ पर आपको नाम याद रखना है। ये सब बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए स्कॉलर हैं। ठीक है, आगे देखिए, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, मानवतावादी भूगोल, वही चीजें। यूफुतवान का है 1976, और इसमें जो प्रत्यक्षवाद का ये आलोचना की जाती है, क्योंकि उसमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस को नकारा जा रहा है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को नकारते हैं ये। मनुष्य क्योंकि एक इकोनॉमिक मैन की तरह ही नहीं है, वो कुछ अपने डिजायर से भी और कनेक्शन की वजह से भी कुछ काम करता है। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेंटल मैप। मेंटल मैप क्या है? सबसे पहली चीज, ये गोल्ड के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मेंटल मैप का देखिए ऐसा है कि मेंटल मैप, हम कोई भी जब काम करते हैं तो सबसे पहले उसका हम एक खाका अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं। जैसे आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कब मुझे बुक्स खरीदनी है, कब मुझे रिवीजन करना है, कब प्रैक्टिस। तो एक दिमाग में हम अपना ब्लूप्रिंट बना करके चलते हैं, तो वही मेंटल मैप है। इसमें कौन कौन से स्कॉलर जुड़े हैं? गोल्ड तो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिविजुअल भी सब बाकी स्कॉलर आए तो आपको गोल्ड लगाना है। 1966 का ये कॉन्सेप्ट है, गोल्ड, लिंच और पीटर गॉड लिंच है। इसके अलावा वाइट का नाम इसमें है, डाउन सेनेस्टी का नाम है, सारनिन का नाम है, और लिंच है। ये सब स्कॉलर मेंटल मैप से जुड़े हुए स्कॉलर्स हैं। ठीक है, चलिए। ह्यूमनिज्म तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया था, आई थिंक। हाँ, ये वही थोड़ी सी और चीजें लिखी गई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। इनका स्टेटमेंट है, ज्योग्राफी इज द मिरर ऑफ मैन। किनका? ये यूफुतवान का, ये फादर है ह्यूमनिज्म के। स्पेस एंड प्लेस मैंने थोड़ी देर पहले बुक भी बताई थी। ठीक, चलिए आगे। ग्रेगरी का देखिए स्टेटमेंट है यहाँ पर। ग्रेगरी का स्टेटमेंट क्या है? ऑल ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ 20th सेंचुरी आर दैट आर ग्रेट ट्रुथ आर फॉल्स। मतलब जो 20th सेंचुरी की जितने भी ग्रेट लेसन्स हैं, वो जितने भी सच कहे जाते हैं, वो सब झूठ हैं। ये ग्रेगरी का स्टेटमेंट है। टाइम ज्योग्राफी से हैगरस्टैंड जुड़े हुए हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इस तरीके के इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे चलते हैं, तो मैं बार बार ये शब्द बोल रहा था आपसे, इडियोग्राफी और नोमोथेटिक। ये क्या है? इडियोग्राफी और नोमोथेटिक ड्यूलिज्म है ज्योग्राफी में। हर सब्जेक्ट में ड्यूलिज्म होता है। ड्यूलिज्म का मतलब है कि उस सब्जेक्ट को कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब जैसे कुछ लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी में रुझान है, कुछ का ह्यूमन ज्योग्राफी में रुझान है, तो कुछ बोलते हैं ना कि नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी की तरह इसको पढ़ा जाए। कुछ का मानना होगा कि नहीं, इसको फिजिकल ज्योग्राफी की तरह पढ़ा जाए। जैसे डेविस ने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी तो अनकम्प्लीट है जब तक फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से दो ब्रांचेस हो जाती हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो ऐसे ही एक एक तरीके की जो क्लासिफिकेशन है वो ये है, स्टडी का तरीका क्या हो, कि साइंटिफिक मेथड को हम अपनाएं या फिर जो सोशल साइंसेज में इस्तेमाल होता तरीका वो अपनाएं। इडियोग्राफिक में, जो इडियोग्राफिक जो तरीका है, मेनली वो सोशल साइंसेज में और मुख्य रूप से हिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला तरीका है। ठीक है, और नोमोथेटिक जो तरीका है वो मुख्य रूप से नेचुरल साइंसेज में इस्तेमाल होने वाला तरीका है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो लॉ मेकिंग स्टडीज है, वो सब नेचुरल साइंसेज से संबंधित हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे फिजिक्स में कोई नियम है, अगर एक नियम बनाया गया है तो वो बाकी जगह पर भी अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ नहीं है सोशल साइंस में ऐसा। कोई स्कॉलर अपनी बात कह रहा है, उसका अपना पर्सपेक्टिव है, यहाँ किसी का दूसरा अपना पर्सपेक्टिव है, किसी का और पर्सपेक्टिव है।
सोशल साइंसेज में मुख्य रूप से हिस्ट्री में तो कभी भी कोई एक विचार नहीं होता है, कोई बात ना सही है ना कोई गलत है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ग्रेविटी अगर यहाँ काम करती है तो बाकी पृथ्वी में कहीं भी चले जाइए काम करेगी। तो इसमें टेंडेंसी टू जर्नलाइज नेचुरल साइंसेस के लिए है, ये फैक्ट्स पे ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करता है, ऑब्जेक्टिव आंसर इसके पास होते हैं इस तरीके की स्टडी में, और ये लॉ मेकिंग स्टडी है। यहाँ आप देखेंगे इडियोग्राफिंग में इसमें चीजों को स्पेसिफाई किया जाता है कि ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये ह्यूमैनिटीज में ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इनके पास सब्जेक्टिव आंसर होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। जैसे यहाँ पर सारी चीजें पृथ्वी पर गिर के क्यों आती हैं वापस, ग्रेविटी एक आंसर है। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे कि एक आंसर नहीं होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लोकेशन है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, एक आंसर नहीं होगा, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, ये चीज है। ठीक है, तो ये इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक। आगे ड्यूलिज्म डाइकोटॉमी है, तो बस ये फिजिकल ह्यूमन तो आप जानते ही हैं, इसमें जो ज्यादा जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया, कैसे करके पर्सपेक्टिव चेंज होता है, पैराडाइम शिफ्ट होता है, ये मैंने आपको बताया, है ना। अब रीजनल सिस्टमैटिक, रीजनल ज्योग्राफी से रिटर जुड़े हैं, सिस्टमैटिक से हम बोल्ट, इसको ऐसे याद रखना। कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, R.E. डिकिंसन, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वर्ड, P.E. जेम्स, टाइम स्पेस ज्योग्राफी, T. हैगरस्टैंड, डेविड हार्वे, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, 100 Years ऑफ ज्योग्राफी, T.W. फ्रीमैन, और भी बुक्स हैं, बैरोस की बुक है, डेविड डेविस की बुक है, कार्लो सावर है, प्रेस्कॉट है, बिट थ्योरी है। ये सब एज इट इज आप याद रखिए, पूछे गए एग्जाम में, ये पहले से पूछे गए। और इसके बाद आपके सामने देखिए कुछ वो बुक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। अब यहाँ पर मैंने देखिए बुक्स के और स्टेटमेंट के एक पेज बनाया, मैं आपसे बार बार कहता हूँ ना कि मैं इस तरीके से काम किया था, तो ये ऐसे काम होता है। यहाँ पर ऑथर और बुक या कॉन्सेप्ट, जैसे डोनाल्ड डी ब्रोवेन आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन यूनिवर्सल्स, एडवर्ड ओ विल्सन, द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ, पीटर जे रिटसन, नॉट बाय जीन अलोन, W.H. Durham, Co-Evolution, अल्बर्ट एडम एंड गोल्ड, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जॉन ए एंग्रयू, मेकिंग पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कोलिन फ्लिंट एंड पीटर जे टेलर। अच्छा, ये तीनों नाम इस तरफ आ गए, इनके बुक का नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशन स्टेट एंड लोकेलिटी। ठीक है, G.E. पर्सी, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हैरी एंड W. रिचर्डसन, एलिमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक, T. हैगरस्टैंड, ज्योग्राफिकल डायमेंशन ऑफ इनोवेशन। और इसके बाद आपका आ जाएगा गिलबर्ट वाइट, ह्यूमन रिस्पॉन्सेस टू फ्लड, वाल्टर इजार्ड, मेथड इन रीजनल एनालिसिस, विलियम बुंगे, थियोरेटिकल ज्योग्राफी, मिश्रा राव सुंदरम, ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर फॉर रीजनल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया। टॉल्ड प्लेंडर देखिए आप, कोस्टेस कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मार्केट प्राइस, CMA किंग, बीचेस एंड कोस्ट, DF रिटर, कार्ल रिटर, DF रिटर, प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी, R.A. बेलोन, बॉगनॉल्ड, द फिजिक्स ऑफ ब्लोन सैंड एंड डेजर्ट ड्यून्स। ठीक है, S.A. शूम, इंटरप्रेट ऑफ द अर्थ, वर्ल्ड सिमिलर, कार्टा मेनिरा, ये मैप है अमेरिका का, रिचर्ड पावेल, पोलर जियोपोलिटिक्स। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये वो स्टेटमेंट है जो PYQs में पूछे गए हैं, ऐसे ही आपको एक स्टेटमेंट बना लेना है। ठीक है, स्टेटमेंट की अपनी एक लिस्ट बनानी है जो आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक, ओके। तो इसी के साथ आपकी ये जो ज्योग्राफिकल थॉट है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और उम्मीद करेंगे कि आप इसे शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। और आपको अगर हमारा पेड बैचेस ज्वाइन करने हैं, चाहे रिवीजन बैच है या फिर कोई दूसरा बैच है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, मैंने शुरू में ही बता दिया है आपको कि किस तरीके से आपको पेड बैचेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखनी है। और आपका कोई भी कमेंट क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हैं, वो सब आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसको आप 2-3 बार आराम से देखिए, एग्जाम में आपका सारे सवाल यहीं से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।